मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड? अनाड़ी को किसने बनाया खिलाड़ी? बेटी कैसे बनी बैडमिंटन खिलाड़ी? कौन करता है बैडमिंटन में बेईमानी? उसकी हर करतूत से उतरेगा नकाब बेनकाब। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बेनकाब में। आज हम बात करेंगे खेल और खेल से खेलने वाले खिलाड़ी की। बात करेंगे खिलाड़ियों के भविष्य के साथ होने वाले खिलवाड़ की, जो मेडल के लिए दिन रात करते हैं मेहनत। उनकी मेहनत पर कौन फेरता है पानी? कौन है जिसने बैडमिंटन एसोसिएशन को बना रखा है अय्याशी का अड्डा? कौन है वो जो खिलाड़ियों की अस्मत से करता है खिलवाड़? कौन है जो राजनीतिक रसूख से बैडमिंटन को अपनी उंगली पर नचाता है? बात करेंगे बैडमिंटन में फैली भ्रष्टाचार की और बात होगी उन अनाड़ियों की जिन्हें विदेश दौरे पर खिलाड़ी बनाकर भेजा जाता है। बात करेंगे उस काली कमाई के कुबेर की जो अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद भी अब तक आजाद घूम रहा है। कौन है वो जो दूसरों के खातों से खेलता रहा है? कौन है जो अब तक है पर्दानशी? बेनकाब करेंगे उसे जिसने बैडमिंटन को बना रखा है बेईमानी का अड्डा। कौन है मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड? अनाड़ी को किसने बनाया खिलाड़ी? बेटी कैसे बनी बैडमिंटन खिलाड़ी? कौन करता है बैडमिंटन में बेईमानी? उसकी हर करतूत से उतरेगा नकाब बेनकाब। तो खेल में जब राजनीति हावी हो जाए तो खिलाड़ी के साथ कभी भी न्याय नहीं होता। राजनीति में फैली गंदगी की छींटें जब ईमानदारी और मेहनत से खेलने वाले खिलाड़ियों पर पड़ जाए तो उनका भविष्य अंधकारमय होगा ही। सपने तब टूट जाते हैं जब उन सपनों पर राजनीति और बेईमानी हावी हो जाती है। ऐसा ही खेल हो रहा है बैडमिंटन एसोसिएशन में। खिलाड़ियों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि खेल संस्थान भी राजनीति का अड्डा बन गए हैं। कैसे होता है खेल और खिलाड़ियों के साथ खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। खेल से खिलवाड़ कब तक करोगे? खिलाड़ियों की मेहनत से कब तक खेलोगे? कब तक बनाओगे अनाड़ी को खिलाड़ी? राजनीति के शिकार कब तक बनते रहेंगे खिलाड़ी? बैडमिंटन एसोसिएशन को राजनीति से आजादी का जिस खेल ने दुनिया में भारत की ख्याति बढ़ाई, जिस खेल ने ओलंपिक मेडल दिलाया, जिस खेल ने देश विदेश में नाम कमाया, जब उसी खेल से खिलवाड़ होने लगे तो खिलाड़ियों का मनोबल टूटना लाजमी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं BAI यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जहां खिलाड़ियों का ख्याल भले ही ना रखा जा रहा हो, लेकिन अफसर उनके बच्चे एसोसिएशन के पैसों पर खूब ऐश करते हैं, विदेशों के दौरे पर जाते हैं। उन खिलाड़ियों के हक पर डाका डाला जाता है जो विदेशों में देश के लिए मेडल जीतने का ख्वाब देखते हैं। उनके हक को मारा जाता है। जो रात दिन सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि देश के लिए मेडल जीत सकें, देश का नाम ऊंचा कर सकें, लेकिन उनके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिलता। कई बार आरोप लगे हैं कि योग्य खिलाड़ी नहीं चुने गए, इसलिए मेडल नहीं मिला। शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन एसोसिएशन में सुनने वाला कोई नहीं है। अब आपको बताते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन की बड़ी बेईमानी। बात करते हैं जापान दौरे की, जहां खिलाड़ियों की जगह भेज दिए गए अनाड़ी यानी BAI के अध्यक्ष अखिलेश दास समेत कई अफसरों के बेटे और बेटियां बिना बैडमिंटन प्लेयर बने ही जापान चले गए। आप साफ देख रहे हैं, गले में पिंक बैग लटकाए अपनी मां के साथ फोटो खिंचा रही अखिलेश दास की बेटी सोना दास को। क्या आपने इन्हें कभी बैडमिंटन खेलते हुए देखा है? लेकिन इन्हें बैडमिंटन खिलाड़ी बनाकर जापान भेजा गया था।
सोना दास के साथ फोटो में वो लोग हैं जिनमें से ज्यादातर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं, अनाड़ी हैं। बताया जाता है कि इसके लिए ना तो कोई सिलेक्शन हुआ और ना ही कोई ट्रायल। इनमें से ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिनका राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आपको बताते हैं, जिस जापान दौरे को लेकर बीएआई का चेहरा बेनकाब हुआ है, उसमें कौन कौन से बच्चे और टीम के सदस्य भेजे गए। सोना दास, बीएआई के अध्यक्ष अखिलेश दास की बेटी। एंजल सबरवाल, डीसीबीए के इवेंट सचिव अपिंदर सबरवाल की बेटी। हिमांशु आहूजा, डीसीबीए के वाइस प्रेसिडेंट हरीश आहूजा का बेटा। गीतिका कोचर, डीसीबीए के महासचिव जतेंद्र कोचर की बेटी। सुदृढ़ थापर, डीसीबीए के ट्रेजरर कमल थापर का बेटा। हर्षवर्धन बिष्ट, डीसीबीए की वाइस प्रेसिडेंट मधुमिता बिष्ट का बेटा। फुटबॉलर संजना ऋषि, टीम मैनेजर संजीव ऋषि की बेटी। महिला अधिकारी अखिलेश दास की बेटी सोना दास की टीचर हैं, वो भी महिला अधिकारी बनकर जापान गई थी। संजीव ऋषि टीम मैनेजर की हैसियत से जापान गए थे। और ऋषभ और प्रियंका मित्तल, जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है और ना ही ये बैडमिंटन प्लेयर है। बताया जा रहा है कि ये वो नाम है जो अनाड़ी होते हुए भी खिलाड़ियों की हैसियत से जापान जाने वाली सद्भावना टीम में शामिल थे। इतना सब कुछ हुआ, क्या बीएआई के अध्यक्ष अखिलेश दास को जानकारी नहीं थी? वैसे तो बिना उनकी इजाजत बीएआई में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब आपको बताते हैं बीएआई का कारनामा। जब इस घपले पर बीएआई से आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सवाल पूछा गया तो क्या जवाब मिला। पहला सवाल, जापान टूर के लिए कितने अधिकारियों और खिलाड़ियों को भेजा गया। दूसरा सवाल, जापान भेजी गई टीम के चयन का आधार क्या है। तीसरा सवाल, टीम के सदस्यों के नाम और उनकी जन्म तिथि क्या है। चौथा सवाल, जिन्हें भेजा गया उनके माता पिता का क्या नाम है और उनका बैडमिंटन एसोसिएशन से क्या लेना देना है। पांचवा सवाल, जो बच्चे भेजे गए वो किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं। सूचना के अधिकार के तहत जब इन सवालों का जवाब मांगा गया तो बीएआई ने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया, नॉट एप्लीकेबल। आज समझ ही गए होंगे कि सवालों का जवाब क्यों नहीं मिला। खेल के साथ खेल हो रहा है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का तंत्र इतना मजबूत है कि ईमानदारी की बात करना भी बेईमानी है। आखिर कौन है जो सच को दबाना चाहता है? कौन है जो पर्दे के पीछे पर्दा नशी बना हुआ है? कब तक दलाली के दलदल में फंसा रहेगा बैडमिंटन एसोसिएशन? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जिस देश में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन पर आप और हम गर्व करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बैडमिंटन में भारत और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और एक से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देगा, वहां इस तरह से कैसे भ्रष्टाचार के मथे चढ़ रहा है सब कुछ, पूरा सिस्टम, ये हमने इस रिपोर्ट में दिखाया है। आगे और भी खुलासे करेंगे, बेनकाब करेंगे लोगों को, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस गंभीर मसले पर। आरबी मिश्रा, पूर्व कार्यकारी जज हिमाचल प्रदेश, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश राय हैं, खेल पत्रकार, लंबे समय से अनुभव रहा है उनको, खेल को नज़दीक से समझा है, खिलाड़ियों की दिक्कतों को, और आखिर क्यों नहीं बेहतर से बेहतर खिलाड़ियों को मौका मिल पाता है, पॉलिटिक्स के शिकार होते हैं, ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सोना चौधरी, पूर्व भारतीय फुटबॉल कैप्टन, हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोना आपका। अपने एक्सपीरियंस से भी आप बता पाएंगे कि एसोसिएशन में क्या, किस तरह का रवैया अपनाया जाता है खिलाड़ियों के साथ, कितना निखारा जाता है उन्हें ईमानदारी से। निखर गर्ग हमारे साथ बैडमिंटन खिलाड़ी मुंबई से जुड़ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस हमें बताएंगे। और दिनेश भट्ट, पूर्व आईपीएस अधिकारी, देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। चर्चा की हम शुरुआत करें, सबसे पहले राजेश जी आप ही के पास आना चाहूंगी।
खेल के जो भावना की हम बात करते हैं और वहाँ स्पिरिट की बात करते हैं, लेकिन एसोसिएशन जिसका काम है इन बच्चों को नए टैलेंट्स को मौका देने का, वहाँ पर अगर इतनी बड़ी कारस्तानी हो कि खिलाड़ियों को ना भेजकर अनाड़ियों को भेजा जाए, वहाँ कैसे ये यकीन किया जाए कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया सही स्पिरिट के साथ, सही लक्ष्य के साथ काम कर रहा है? ये बड़ा सीरियस इशू था। एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अगर आप खिलाड़ियों को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसका सीधा सा मकसद ये होता है कि खिलाड़ी आपके जाएं, दूसरे देश में पहुंचें, वहाँ कैसा स्पोर्टिंग कल्चर है उसको सीखें, वहाँ खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, वहाँ जी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और ये तमाम बातें इसमें अहम हो जाती है। जी ये तमाम बातें उसमें अहम हो जाती हैं और खिलाड़ियों को एक एक्सपोजर मिलता है। जब बात जापान की करते हैं, जापान अपने आप में एक बड़ा स्पोर्टिंग नेशन है। 2020 के ओलंपिक टोक्यो में होने जा रहे हैं, तो जापान का एक बड़ा रिच इतिहास रहा है खेलों को लेकर। अगर हमारे खिलाड़ी वहां जाते हैं तो निश्चित रूप से वो वहां जाके जरूर सीखेंगे, लेकिन अगर खिलाड़ियों की आड़ में अगर आप दूसरे लोगों को भेजते हैं जिनका खेल से कोई लेना देना नहीं है, तो एक ये बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। और खेल मंत्री विजय गोयल जी ने भी इस बात को सीरियसली लिया है कि आखिर जो ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत खिलाड़ियों की जगह दूसरे लोग भेजे गए, अगर अधिकारियों के बच्चे उसमें जाते हैं, बिल्कुल जी, अगर अधिकारियों के बच्चे उसमें जाते हैं और खिलाड़ी वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसमें साफ मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं बहुत कोई गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हुई है, इसे घोटाला ही कहा जा सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज लगते हैं एसोसिएशन के। हमारे साथ निखर गर्ग हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी मुंबई से, और आपको बता दें कि इस मामले में उन्होंने PIL भी दाखिल किया है। निखर, जो स्ट्रगल है एक खिलाड़ी का, वो कोर्ट से लेकर, यानी प्लेइंग कोर्ट से लेकर, अब अगर एसोसिएशन में हो जाए तो इससे बुरा नहीं हो सकता उसके लिए, उसके भविष्य के लिए। क्या मांगे हैं आपकी, और PIL जो आपने दाखिल किया है उसमें किन मसलों को उठाया है पुरजोर तरीके से? देखिए, इसमें जो हुआ है, ये जो जापान कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो था, अब कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम मीन्स आपको ऐसे खिलाड़ियों को चुनना चाहिए जो मतलब आगे के, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स वहाँ पे होने वाले, आपने कहा जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए एस्पायरिंग खिलाड़ी है, जिनको एक्सपेक्टेड है कि वो टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर नेशनली टॉप रैंक प्लेयर्स जो है, उनको आपको ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भेजना चाहिए था। अब जो खिलाड़ी जिनकी नेशनल रैंकिंग नहीं, स्टेट रैंकिंग नहीं, जिनका बैडमिंटन से कोई संबंध नहीं, उनको आप जहां भेज रहे हैं जापान, वो आप क्या मतलब आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? ये तो घरानेशाही वाला मुद्दा हो गया ना। आप सिर्फ अपने घर के लोगों को भेज रहे हैं। दिस इज टोटल मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शोना, जल्दी से आप भी इस पे कमेंट करें, उसके बाद में RB मिश्रा जी और आपके जो पास PIL है, PIL में मैं बात अपनी पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए निखर, हम लौटेंगे आपके पास जल्दी से। शोना, आप इस पर कमेंट करें। एक खिलाड़ी के लिए कितना ज़्यादा ये परेशान करने वाला है जहां उसे मौका ना देकर अनाड़ियों को भेजा जाता है। देखिए, परेशानी की बात तो सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाती है। चाहे कोई भी आए, एसोसिएशन फेडरेशन में जो अजगर बैठे हुए हैं वो सिर्फ वही की चलती है, सिर्फ वही होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है जेंडर बजट, जो कि जेंडर नहीं जाता। सिर्फ टॉयलेट बनवाना ही बजट, खिलाड़ियों का रख रखाव, उनकी डाइट प्लान, उनकी ट्रैवलिंग अलाउंस, उनका मंथली मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जेंडर बजटिंग में आती है, जो कि हिंदुस्तान में है ही नहीं। थेरेपिस्ट नहीं है हिंदुस्तान में, इतनी सारी कमियां हैं, मैंने खुद झेला है। मेरे पास तो बहुत एंडलेस है, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ ही है फुटबॉल में, और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, यानी कि एक नहीं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और अंबार है। निखर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। PIL में किन मसलों को आपने उठाया है BIA के? देखिए, PIL में यही मेरा मेन मुद्दा तो यही है कि जो अभी तक जितनी भी टूर्नामेंट्स हुई है उसमें कितने प्लेयर्स लोग गए जिनका BIA ऑफिशियल्स के साथ रिश्तेदारी है,
वो एक मुद्दा मैं सामने रखने वाला हूं, और उसमें कई सारी चीजें जो खिलाड़ियों के हित में, जैसे मैं और एक चीज चाहता हूं कि जो बीआई के जो इलेक्शंस होते हैं, आज आप देखेंगे तो कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी इंडिया में उसमें राजनेताओं का दबदबा बना रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर स्पोर्ट्समैन को आगे आना है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जो स्पोर्ट्स बॉडी की जो वोटिंग होती है उसकी वोटिंग राइट्स भी प्लेयर को मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये भी मैं पीआईएल में आगे अपना मुद्दा रखने वाला हूं जी कि प्लेयर्स शुड बी अलाउड टू वोट डायरेक्टली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पोर्ट्स बॉडी। चलिए, एक बहुत अहम बात आपने रखी और इन बातों को क्रिकेट में भी काफी डिस्कस किया गया है और आरबी मिश्रा हमारे हम साथ बात हैं। करेंगे ये जापान। जी आरबी मिश्रा जी, आप कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि बीसीसीआई का मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए देखा, खेल में शुचिता की बात कही गई, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पे एक घोटाले की बू है। आप खिलाड़ियों को नहीं भेज रहे हैं एक्सपोजर के लिए बाहर, खेल को समझने के लिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसे समझने के लिए, और अनाड़ियों को आप भेज दे रहे हैं। इससे आखिर कैसे बच सकती है बीआईए? और आप रिपोर्ट में देखा होगा कि आरटीआई का जवाब भी उन्होंने नॉट एप्लीकेबल करके दिया। अभिलाषा जी, इससे बड़ा अन्याय और दुर्व्यवस्था क्या हो सकती है, या सोच में भ्रष्टाचार की बात क्या हो सकती है? देखिए, अनादिकाल से चाहे देवता हो, मानव हो, चाहे दानव हो, क्रीड़ा करता है, खेल करता है। क्या पर्पस हो, अभिप्राय क्या होता है खेल खिलवाड़ का और क्रीड़ा का? देखिए, एक तो होता है पारितोषिक के लिए आपस में, एक स्नेह सौहार्द के लिए, और एक ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए, एक होता है किसी अपने को वर्चस्व सिद्ध करने के लिए। राज्य स्तर पर होता है, समाज स्तर पर देखें, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रदेश, और इसके बाद जो है राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय। एक देश जब दूसरे देश से खेल खेलता है, निश्चय करके देखिए, कोई ऐसा मान्य नहीं है खेल जो सर्वमान्य हो पूरे देश में। जी। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, तमाम लोगों के परंपरागत देखते हुए, अलग अनेक तरह के खेल हैं। कुछ मनोरंजन करते हैं, कुछ अकेले खेले जाते हैं दूसरे के साथ, कुछ सामूहिक रूप से। देखिए, कहीं अकल लगा के खेली जाती है, जैसे चेस है, एक आदमी सामने रहता है, दूसरे में सबसे ज्यादा अकल लगाई जाती है जी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए होगा कि उसमें क्या हुआ। देखिए, महाभारत सारा देखिए वहीं सेंट्रलाइज हो गया, जहां आप सोचिए वो क्रीड़ा धृत की थी कौरव और पांडव के बीच में, जहां वहीं से शुरुआत हुई। सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें मान सम्मान और मर्यादा की बात थी। सामूहिक रूप से खेलते हैं हम, देखिए फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं, कुछ इंडोर्स, कुछ शारीरिक विकास करते हैं, कुछ है। इसके बहुत सारे देखिए सिद्धांत हैं। लेकिन ये बात है, क्या आप सोचेंगे कहीं मल्ल युद्ध हो रहा है, या आप ऐसे कमजोर आदमी को अपने तरफ से भेज देंगे जो लाद घूसा खा के वहीं परास्त हो जाए? जी। संगीत का कहीं मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हो रही, तो क्या आप ऐसे अनाड़ी आदमी को जो गाना ही नहीं जानता, संगीत की कोई बेसिक चीज नहीं जानता, उसको आप भेज देंगे? तो ये देखिए, ये तो आपके निर्णय की बात है। हमारा एक इससे बड़ा राष्ट्र की अप्रियता क्या होती है, मैंने कई बार देखा है। देखिए, मैंने तो मेयो हॉल में इलाहाबाद में जस्टिस आपके हरिशंकर त्रिपाठी मेमोरियल, वहाँ बैडमिंटन हो रहा था जी। उनके सबसे बड़े जो बेटे हैं वो इंडियन आईएएस सर्विस में हैं, दूसरे रेलवे सर्विस में हैं, इसके बाद वो एक उसमें हैं आईएएस में हैं, इसके बाद वो थे अम्बेड्समैन थे, चेयरमैन सीबीडीटी थे। उन्होंने कराया, मुझे बुलाया था, तो हमने देखा कि वहाँ 15 दिन तक जो अभियान चला, जिस तरह से खेल तन्मयता से खेला गया, कोई भी आदमी आकृष्ट हो जाता। देखिए, मेरा ही कहना है, जब आप चयन प्रक्रिया सही नहीं रखेंगे, खेल नहीं रहे। यही तो एक ऐसा खेल है जहां खेल खेलने वाला, चाहे वो दो टीम हैं, एक पराजित अगर हो जाता है तो ये नहीं होता कि पराजित हुए टीम का जो खिलाड़ी है उसकी अगर बहुत अच्छा खेलने वाला है तो उसको चयन कर लिया जाता है। और इसी तरह देखिए खेल का विकास होता है। इसमें सबसे ज्यादा देखिए कितनी बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ा क्या है? डिलीजेंस, परिश्रम, इसके बाद एकाग्रता, इसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है अभ्यास। सर, वो सभी स्पिरिट को आप सामने रख रहे हैं, तो ये सब चीजें मानवीय गुण है, हमारा विकास करा रहे हैं। ये भारतीय स्पिरिट है गेम का, जिसका वर्णन आप कर रहे हैं, लेकिन उस स्पिरिट के हिसाब से जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं वो नहीं काम कर रही है। और खासतौर पे जो हम बैडमिंटन की बात कर रहे हैं, राजेश राय जी, एक और अहम बात है कि यहाँ सिर्फ अखिलेश दास की बात नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी को भेजा। अखिलेश दास की बेटी की टीचर भी चली जाती हैं महिला अधिकारी बनके, बल्कि जितने और भी अधिकारी हैं उनके बच्चे भी चले जाते हैं। तो सिलेक्शन का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, और दाल में काला नहीं, काले में पूरी दाल ही यहाँ पर काली है, ये कहना गलत नहीं होगा? देखिए, जो कल्चरल प्रोग्राम एक्सचेंज जो एक नाम दिया गया है, ये एक ऐसा, आप इसको कह सकते हैं, भ्रामक नाम है।
इसमें आप कल्चरल एक्सचेंज के नाम पर आप किसी को भी भेज देते हैं। ये नहीं देखा जाता कि जो जा रहा है वो कितना कैपेबल है जी। कितना वो देश को रिप्रेजेंट कर पाता है। उसमें एक पूरी की पूरी भीड़ भेजी जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि जो सक्षम लोग हैं, जो आपके देश को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपके देश की बात को सही तरीके से सामने रख सकते हैं, उनको भेजा जाए। लेकिन अगर इसकी आड़ में ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनका उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे उसका नुकसान किसको होता है? उसका सर, इनके नुकसान ऊपर देश को होता है। मॉनिटरिंग क्या खेल मंत्रालय की तरफ से नहीं होती है? जो भी ये क्राइटेरिया बनाते हैं किसी भी टूर को लेकर या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर, वो सीधे तौर पे खेल मंत्रालय के नजर में हो, उनकी मॉनिटरिंग में हो? देखिए, बिना खेल मंत्रालय या कंसर्न मिनिस्ट्री की मंजूरी के इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किए जा सकते। मिनिस्ट्री को पता होता है कि कौन लोग जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। अगर आप उनके पास कोई रिक्विजिशन देते हैं कि हमें इस प्रोग्राम के लिए जापान या किसी दूसरे देश जाना है, तो मिनिस्ट्री के पास तमाम लिस्ट होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ने भी इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया था। 2014 का मामला है जी जी। और अब 2017 है, 3 साल बाद ये मुद्दा उठा है। और मिनिस्टर साहब ने भी इस पर अपना एक स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा कि एक सीरियस मुद्दा है और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए थी। मिनिस्टर गोयल जी ने जब अपना स्टेटमेंट दिया, उसके अगले दिन बाई की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि ये बाई को बदनाम करने की साजिश है। तो यानी मामला कहीं ना कहीं सीरियस है, तभी जाकर आप स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। जी। बैडमिंटन इस समय भारत का एक बहुत ही बढ़िया खेल है। अगर हम लंदन ओलंपिक देखते हैं, साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस बार के रियो ओलंपिक देखते हैं, पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता। तो बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी लगातार जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक नाम हो रहा है। लेकिन अगर आप इन चीजों को देखते हैं तो फिर उससे आप किसी ना कोई भी देखेगा, उसको झटका लगेगा कि भाई आखिर कल्चरल एक्सचेंज के नाम पर किन लोगों को भेजा जा रहा है। क्या ये लोग सही मायने में बैडमिंटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर अधिकारियों के बच्चे या उनके जानने वाले लोग कल्चरल एक्सचेंज के नाम पर दूसरे देशों का दौरा करेंगे, सरकारी खर्चे पे दौरा करेंगे, तो उसका किसको नुकसान होगा? किसकी बदनामी होगी? आपके अपने देश की होगी। अपने देश की होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। निखर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो यहाँ सवाल उठ रहा है कि खेल मंत्रालय को भी क्रॉस चेक करना चाहिए था कि जिन्हें भेजा जा रहा है क्या वो वाकई में खिलाड़ी हैं या नहीं है। होता क्या है, आप लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए या किसी टूर के लिए? कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, आप उससे कैसे गुजरते हैं, थोड़ा बताइए यहाँ पर। देखिए, मॉनिटरिंग प्रोसेस की जो बात की है एक हमारे गेस्ट ने, उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि ऑलरेडी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सुपरवाइजर ऑलरेडी है। दिनेश खन्ना जी, जो पूर्व इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके, एशियन चैंपियनशिप भी जीत चुके, वो ऑलरेडी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के टीम मॉनिटरिंग के सुपरवाइजर हैं और उनकी मॉनिटरिंग के बाद ही टीम अप्रूव होती है। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि ये मॉनिटरिंग कुछ हो नहीं रही है। दिनेश खन्ना जी जो पोस्ट पे बैठाए गए हैं, वो पोस्ट पे अपना काम बराबर से कर नहीं रहे हैं और ऐसी कोई मॉनिटरिंग होती नहीं है। और आज की तारीख में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है, वो अकेले, इसके प्रेसिडेंट अकेले पूरी बॉडी को चला रहे हैं। किसी का भी कोई से नहीं रहता है ये पूरे बैडमिंटन एसोसिएशन में। आप देखेंगे तो बैडमिंटन एसोसिएशन के संघ में टीपीएस पुरी साहब है, प्रदीप गंदे जी है, जो खुद पूर्व नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन आज आप पूछेंगे तो इनकी 1% भी बीआई में चलती नहीं है। जी, तो ये स्थिति है, एक छत्र राज है जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों का। और आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हम खिलाड़ियों से ही उनके अनुभव साझा करना चाह रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने एपीएन से खुलकर बात की, लेकिन इस शर्त पे कि हम उनका नाम यहाँ ना बताएं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो सालों से मेहनत कर रही हैं, ना उन्हें सुविधा दी जाती है, ना ही विदेश दौरे पर भेजा जाता है। इनका नाम नहीं उजागर करना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें टीम में फिर शामिल ही नहीं किया जाएगा, इसलिए हम आपका नाम हम नहीं लेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। बैडमिंटन एसोसिएशन में जिनकी अप्रोच होती है, क्या उन्हीं खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है मैम? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल है। और जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स है, वहाँ पे ऐसा होता ही होता है। हाँ, ये कहने सही होगा कि जो जैसे भी पता चला, अभी जो गए थे वहाँ पे, हमको भी जैसे न्यूज से पता चला, इस बारे में हमको कोई खबर ही नहीं थी कि ऐसा कुछ जापान का कोई दौरा गया या फिर जो भी हुआ।
और हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है फंड्स वगैरह, और हमको जाता कहाँ है हमको ये भी नहीं पता। चलिए, मतलब आप लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा कोई दौरा हो रहा है। क्या बैडमिंटन खेलों के विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों से ज्यादा उनके रिश्तेदार जाते हैं? कभी ये जानकारी आप लोगों तक पहुंची है? इसमें इसका तो खबर ही नहीं थी, और जो जाने चाहिए ना कोई ट्रायल हुआ ना कुछ हुआ। जी बिल्कुल ही नहीं, आप किसी को नहीं बताया गया, और हमको इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। पता भी हमको अभी चल रहा है इन दिनों। बिल्कुल। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जितनी फैसिलिटीज की बात होती है खेल को बेहतर करने के लिए, उसमें एक्सेल करने के लिए, क्या वो सुविधा तमाम मिलती है BIA की तरफ से? आपके एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे यहाँ पे। 2 का नाम इसमें लिया जा रहा है, वो विक्टिम है, और वो बस अपनी गंदगी साफ करने के लिए उनके नाम यूज कर रहा है। और जो जैसा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कोई ऐसी इतनी गंदी सोच रख कैसे सकता है? जिसकी इतनी गंदी सोच होती है वही इतने गंदे काम कर सकता है। और बस जिसकी अप्रोच है, जिस पॉलिटिक्स है, पैसा है, उसी का फायदा है। कुछ और भी अपने दिल से जो आप कहना चाहें, APN को बताना चाहें, क्योंकि हम बेनकाब कर रहे हैं उन लोगों को जो खेल के स्पिरिट को ही मार रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि एसोसिएशन को टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स। जिसकी अप्रोच है, तो जिसके पास पैसा है, उसके अगर वो टैलेंट को देखेंगे तो शायद ये नौबत ही ना आती कि उनको ऐसा कुछ आज देखना पड़े। अगर वो टैलेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते इंस्टेड ऑफ पैसा और अप्रोच, और अपनी कुर्सियां लोगों को ज्यादा प्यारी है आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बात करते हैं BIA के में शारीरिक शोषण की भी। होनहार खिलाड़ियों के साथ देश भर में शारीरिक शोषण का खेल भी चल रहा है। पिछले ही साल भारतीय महिला फुटबॉल टीम की एक पूर्व कप्तान जो कि हमारे साथ चर्चा में भी जुड़ी हुई हैं, शोना चौधरी, एक किताब गेम इन द गेम का PM मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में ही विमोचन हुआ था उनकी किताब का। इस किताब में बताया गया था कि टीम के मैनेजर और पदाधिकारी किस तरह से खिलाड़ियों को शारीरिक तौर पर समर्पण करने को मजबूर करने की कोशिश करते हैं, और खेलते रहने और करियर की मजबूरी की वजह से सभी पीड़ित मुंह बंद कर इसे सह भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई बरस से चल रहा एक ऐसे ही घृणित खेल का खुलासा हुआ है। हवस के इस खेल का मैदान है लखनऊ। जी हां, बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश बैडमिंटन अकेडमी में बरसों से जारी है लड़कियों को मजबूर करने का खेल। दरअसल इस खेल के खिलाड़ियों की आपसी लड़ाई में मानसिक यातना और शारीरिक शोषण की बड़ी कहानी सामने आई है। दिखाते हैं आपको कितना खतरनाक है ये खेल और कितने खूंखार हैं इसके खिलाड़ी। पर्दे पर हैं 3 आरोपियों के नाम, निशांत सिन्हा, विजय सिन्हा और करण श्रीवास्तव। इसी साल 21 फरवरी को लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज एक FIR के मुताबिक ये तीनों संगीन आरोपों के मुख्य आरोपी हैं। निशांत सिन्हा के पिता हैं विजय सिन्हा, तो वहीं करण श्रीवास्तव उसका PA है। FIR के मुताबिक 4 लड़कियों ने BBD UPBA यानी बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकेडमी को लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें साफ लिखा है कि BBD UPBA का कार्यकारी सचिव निशांत सिन्हा नाबालिग बच्चियों को बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने का सपना दिखाकर अपने बेड पर आने को मजबूर करता था। उसका पिता विजय सिन्हा इस अकेडमी का सचिव है, इसलिए अपनी औलाद की हर नाजायज हरकत का साथ देता था। PA करण श्रीवास्तव का काम था निशांत के लिए जाल बिछाना। FIR के मुताबिक ये तीकड़ी बरसों से खिलाड़ियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण कर रही थी। बरसों से बच्चियों के साथ बेशर्मी का खेल खेला जा रहा था, लेकिन इस खेल के खिलाड़ी को रोकने वाला कोई नहीं था। आखिर सालों से इसे क्यों दबाया गया? क्या कोई और है जो इस घिनौने खेल का खिलाड़ी है, जो पर्दे के पीछे कानून की आड़ लिए अपने आप को बचाने में लगा हुआ है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस FIR के बाद उठने लगे हैं। अब आपको बताते हैं कि आरोपी अपने काम को कैसे अंजाम देते थे। अगर इनकी शिकायतों को गौर से देखा जाए और समझा जाए तो सारा खेल आपको भी समझ में आ जाएगा। दूसरे राज्य से शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए कई लड़कियां BBD UPBA में आती थीं, तो उसे जाल में फंसाने के लिए बताया जाता था कि वो बहुत होनहार खिलाड़ी है और उसे यहीं दाखिला ले लेना चाहिए। फिर उसे सितारा बनने का सपना दिखाया जाता था। उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल का उदीयमान सितारा बताया जाता था। एक बार जाल में फंसने के बाद शुरू हो जाता था
उसे मजबूर करने का खेल। हॉस्टल में आने के बाद शुरू होता था उसकी सोच और जज्बात पर हावी होने का खेल। अगर अभिभावक अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिहाज से भाई बहन दोनों का बीबीडी यूपी बीए में दाखिला करवाने की बात करते तो इस तीकड़ी को बहुत नागवार गुजरता। लड़की को प्रतिभावान और भाई को नाकारा साबित करने के लिए शुरू हो जाता था टॉर्चर गेम। भाई को घर बैठा दिया जाता था और लड़की को फ्री कोचिंग का ऑफर दे दिया जाता था। ऐसा जाल बिछाया जाता था कि अभिभावक इस जराये में छिपे इरादों को समझने के बजाय इन आरोपियों को गॉड फादर समझने लगते थे। आरोप है कि इन आरोपियों ने साइना नेहवाल की तरफ बनने का ख्वाब दिखाकर अपनी शर्त पर नाबालिग लड़कियों के देह शोषण की और भी कई कहानियां हैं। आरोपों के मुताबिक बीबीडी यूपी बीए के हॉस्टल को हरम में बदलने के लिए ये तीकड़ी मासूम बच्चियों पर बहुत मानसिक दबाव बनाती थी। शिकायतों में रैकेट, रस्सी, जूतों, डंडों, लात घूंसों से खिलाड़ियों को मारे जाने के आरोप हैं और नाफरमानी करने पर उन्हें दी जाती थी ये सजा। इन सब के बीच अगर कोई खिलाड़ी अपने खेल के दम पर राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन भी गई तो इनकी शर्तों को ना मानने की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए उसका नाम तक भेजा नहीं जाता था बल्कि अकेडमी से निकाल दिया जाता था। इससे भी बड़ी बात ये कि बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकेडमी में ये जिस्म हवस का खेल बरसों से चलता रहा। हैरानी की बात ये कि अकेडमी के चेयरमैन और मशहूर कांग्रेस नेता अखिलेश दास ने पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी। अपराध दर अपराध होते रहे लेकिन चेयरमैन का जब तक हित सधता रहा वो खामोश रहे। वो भी तरह तरह के शोषण के इस खेल की बहती गंगा में हाथ धोते रहे। भ्रष्टाचार की भागीरथी ऊपर से ही बहती है। किसी संस्थान में इस तरह के घृणित काम होते हों तो जिम्मेदारी शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की ही होती है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बरसों की खामोशी की वजह से अखिलेश दास की भी अपराध में भागीदारी का शुबा पैदा होता है। इस मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच होना बेहद जरूरी है और ये तय बात है कि अपने राजनीतिक रसूख और पैसे के दम पर राजनीति करने वाले अखिलेश दास को भी सह अभियुक्त बनाए बगैर निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। जांच से ये भी पता चलेगा कि इन खिलाड़ियों को किस हद तक मजबूर किया जाता रहा है और उनका कितनी तरह से शोषण किया जाता था। दरअसल आमतौर पर बच्चे अपने करियर और बदनामी के डर से सदमा खा जाते हैं, सहम जाते हैं या खामोश रह जाते हैं। ऐसे में 4 बच्चों का सामने आकर खुलासा करना बहुत बहादुरी की बात है। ऐसे मामले के मास्टरमाइंड को पकड़े बगैर खेलों में चल रहे गंदे खेलों को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो जो पर्दे के पीछे से खेल खेलता है। खेल, खिलाड़ी और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। शर्मनाक है ये और कई बार चौंकाने पे भी आपको मजबूर कर देता है। इसके लिए सीधा सोना आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है कि किस तरह के शारीरिक मानसिक शोषण से एक महिला खिलाड़ी को गुजरना पड़ता है। इस पूरे मामले में हालांकि एफआईआर दर्ज किया जा चुका है लेकिन क्या न्याय मिल पाता है एक खिलाड़ी को जो इतने घृणित तस्वीर को देखते हैं, इस तरह के सिस्टम से गुजरते हैं? कोई न्याय नहीं मिलता है, कोई न्याय नहीं मिलता है। ये देखिए, ये 135 पेज की रिपोर्ट मैंने लिखी थी। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने मुझे कहा था कि सोना चौधरी आके शिकायत करें, अगर वो शिकायत करती हैं तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। कहाँ है मिस्टर पटेल? अब ये बैडमिंटन, ये एक बैडमिंटन की बात नहीं है, हर खेल की बात है। जितने भी ये बैठे हुए हैं ना, ये जो भी है एसोसिएशन, फेडरेशन में, सबको निकाल के बाहर कर देना चाहिए क्योंकि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो यही हैं जिनको हम अपने गुरु मानते हैं, जो जिनको वो दर्जा निभाना चाहिए वो कोई नहीं निभाता है। मुझे कह रहे थे कि रिपोर्ट दे, मैंने रिपोर्ट दे दी थी 135 पेज की। इस पे काम हुआ होता उस वक्त तो आज ये दशा नहीं होती और ये होती रहेगी जब तक कि इस पे कार्रवाई नहीं होगी। वो सब कुछ है इसमें जो हो रहा है। मैंने 90 के दशक की बात की है लेकिन ये आज भी उतना ही सही और सच है
जितना कि पहले था हमारे वक्त में। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो सब कुछ करते हैं और उसके बाद कोई चीज बाहर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इनका जो राजनीतिक रसूख है उसके बल पर ये सब कुछ करते हैं और बेचारे माँ बाप जो है उनको पता तक नहीं होता कि बच्चा किस यातना से गुजर रहा है। बच्चा बहुत छोटा होता है, खिलाड़ी बहुत इनोसेंट होता है, उसको सिर्फ करियर नजर आता है। छोटा सा बच्चा क्या सीखे, क्या उसे पता होगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है? उसको सिर्फ ये नजर आता है कि मुझे मेडल जीतना है। उसके पास जीतने का मकसद होता है और बाकी चीजें तो जो भी उसके रास्ते में आती है सब बहुत बेकार है, बहुत खुदा है और जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मैं कब से बोलती आ रही हूं लेकिन कभी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। कहां है मिस्टर सोनोवाल? यूनियन में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो, उन्होंने कहा सोना चौधरी आके हमसे बात करे। मैंने ये बात कर ली, अब जवाब दे। किसी ने भी, एक ने भी, ऊपर से लेके नीचे तक, स्टेट से लेके नेशनल लेवल तक, सारी पॉलिटिक्स, सारे लीडर्स को, सारे एसोसिएशन, सारे फेडरेशन, सबको पूछती हूँ, किसी के पास जवाब हो तो आके जवाब दें। 135 पेज की रिपोर्ट है। ये एक सोना चौधरी की बात नहीं है, ये हर खिलाड़ी सोना चौधरी बनेगा जब तक सिस्टम इतना खराब रहेगा। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा हर सोना चौधरी बनेगा। हर खिलाड़ी सोना चौधरी है और सोना चौधरी हर खिलाड़ी की आवाज है। जी लेकिन दुखद यही है, जैसा कि आपने कहा कि न्याय अभी तक नहीं मिला है। मैं राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर यह भी सवाल है कि अखिलेश दास की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले में संज्ञान लेते और इंक्वायरी अनाउंस करते, लेकिन वो चुप रहे और जब सारा ये पूरा मामला जब एफआईआर तक पहुंचा तब जाकर एक्शन लिया गया। देखिए, आमतौर पर जो सोना जी ने बातें की हैं वो मैं उन तमाम बातों से सहमत हूं, क्योंकि इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन की खबरें देर सवेर कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आती रहती हैं और जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तब लोगों को पता लगता है कि फला इंस्टीट्यूशन में या फला एकेडमी में इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट खेल मंत्रालय है और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो तमाम जितने देश में खेल फेडरेशंस हैं या जो भी एकेडमीज चलती हैं, सरकार की तरफ से इनको फंड दिया जाता है। जी। अगर जब सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है तो एक कंट्रोल, एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन सब एसोसिएशंस, फेडरेशन, एकेडमी सबको कंट्रोल कर सके। इनको खुला छोड़ना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। अगर इन्हें खुला छोड़ा जाता है, मनमानी करने दी जाती है तो उसका नुकसान किसको होता है? जो देश के भविष्य खिलाड़ी कहे जाते हैं उनको नुकसान होता है। आप उनको, बहुत सही है, मानसिक तौर पर एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि वो केवल अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं और उन्हें इस बात का डर कहीं ना कहीं होता है कि अगर हम कोई आवाज रेज करते हैं तो हमारा कैरियर चौपट हो सकता है। लेकिन अगर एसोसिएशन आंखें मूंदे रहे, अगर अखिलेश दास आंखें मूंदे हुए थे, सब कुछ सारी जानकारी उन तक पहुंची थी, अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो मान सकते हैं कि देखिए, अगर आप एक बॉडी के प्रेसिडेंट हैं और उस बॉडी के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है तो ये बॉडी के प्रेसिडेंट की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको देखें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर ऐसा क्यों हुआ है तो उसमें उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर ऐसी कुछ शिकायतें उनके पास आई थी या आ रही थी या लोग करना चाहते थे तो उसको इन्वेस्टिगेट कराते, जांच कराते और उसमें जो कल्प्रिट होते उनको दंडित किया जाता। क्योंकि अगर इतनी सारी चीजें सामने आ जाती हैं, शिकायतें जैसे एक्सप्लॉयटेशन की आई, ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का मामला सामने आया, कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं, तो इसके लिए न केवल अखिलेश दास को सख्त कदम उठाने की जरूरत है बल्कि मैं चाहूंगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी सख्त कदम उठाना चाहिए। सोना जी ने जो हमारे फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सोनोवाल का हवाला दिया कि उन्होंने कहा था कि भाई आप हमारे पास शिकायत लेकर आओ, हम उसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सोनोवाल जी तो असम में जाकर मुख्यमंत्री बन गए, अब उनकी जिम्मेदारी तो यहाँ से खत्म हो गई। उसके बाद अब जो अगला स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगा वो देखेगा कि उन्होंने क्या शिकायत की थी और क्यों की थी। बात और यूं ही बस लटकती रह जाती है। प्रफुल्ल पटेल ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी और वो 135 पेज की रिपोर्ट दे रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहती है? केवल अगर हम क्रिकेट में ही सारी चीजें देखते रहते हैं कि बाकी खेलों का क्या क्रिकेट को सुधार दो, उसको निकाल दो उसमें, लेकिन जो दूसरे फेडरेशंस के अंदर में जो करप्शन हो रहा है या दूसरे फेडरेशन में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको कौन सुधारेगा? सुप्रीम कोर्ट को बकायदा एक गाइडलाइन इस तरह से इशू करनी चाहिए, वो केवल बीसीसीआई का मामला ना हो, गाइडलाइन सभी के लिए होनी चाहिए कि अगर खिलाड़ी टॉप पोस्ट पर आते हैं तो आप उनको लाओ, वहां पर अगर करप्शन होता है तो उनको किसी भी हालत में बंद किया जाए
और बिल्कुल सख्त गाइडलाइन हो कि अगर बिल्कुल। ऐसा कोई करता है तो उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया बिल्कुल, जाएगा। न्यायपालिका से ही उम्मीद है। और तभी निखर ने भी PIL दाखिल किया है। निखर, जल्दी से एक कमेंट आप भी दे दें, खिलाड़ी होने के नाते क्या शोषण होता है? क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जो भाई बहन अगर एक साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आते हैं तो भाई को बता दिया जाता है कि टैलेंट नहीं है और बहन को फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या कुछ होता है प्रशिक्षण शिविर में? किस तरह से ट्रीट किया जाता है खिलाड़ियों को? आप भी इस पर कमेंट करें। देखिए, मैंने जब अखबारों में ये खबर पढ़ी कि यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है पूर्व सचिव विजय सिन्हा और उनके बेटे निशांत सिन्हा जी के खिलाफ, तब मुझे बहुत ही दुख हुआ ये बात को देखकर। और उसमें ये भी लिखा गया था कि 26 महीने से, यानी कि ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों से ये हरकतें वहाँ पे हो रही थी। तो ये देख के बहुत ही, मतलब किसी भी खिलाड़ी को बहुत दुख होता है कि 3 साल से ये चीज़ चल रही है। और जो यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये बात 3 साल से दबा के रखी। अच्छा, अब ये बात सामने क्यों आई, उसके पीछे भी कारण है। 9 जनवरी को BI के अध्यक्ष श्री अखिलेश दास गुप्ता जी ने विजय सिन्हा जी को ऑनररी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से एक्सपेल कर दिया था डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करके, जिसके अगेंस्ट विजय सिन्हा जी ने लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनको स्टे मिले। तो इसका बदला लेने के लिए और उनको थोड़ा दबाने के चक्कर में ये मामला आज 3 साल बाद उसके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है। तो इसमें ऐसा ही नजर आता है कि एक, मतलब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो अध्यक्ष है यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के, उन्होंने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करी। और जब बात उन पर आ गई, मतलब जब विजय सिन्हा जी स्टे के लिए कोर्ट में गए, तब आपने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। इससे मतलब आप ये तो देखिए ना कि प्लेयर्स का कितना नुकसान हो रहा है। ये देश की बेटियों का क्या भविष्य है बैडमिंटन में, मेरी बहनों का क्या भविष्य है बैडमिंटन में, आप इसका जवाब दीजिए अखिलेश जी। जी, आज खिलाड़ी डर रहे हैं उधर यूपी बैडमिंटन एकेडमी में बैडमिंटन खेलने के लिए। महिला खिलाड़ी है जो मेरे संपर्क में है, वो बोल रही है कि उनका क्या भविष्य है। वो एक नेशनल सेंटर है BBD एकेडमी जो लखनऊ में, किसी खिलाड़ी की हिम्मत नहीं है वहां जाने की। आप इसका जवाब दीजिए ना, बच्चे कब सेफ फील करेंगे। जी, बहुत आपने वाजिब सवाल उठाए हैं और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जैसे क्रिकेट में हमने सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल देखा, क्या अब बाकी खेलों में भी ज़रूरी है कि न्यायपालिका एक निर्णायक भूमिका में आए। अब आपको बताते हैं कैसे विज्ञापन के जरिए बेईमानी का खेल खेला जाता है, कैसे अपने रसूख का इस्तेमाल कर विज्ञापन कराया जाता है और BAI को उसके बदले फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती। बैडमिंटन का खाता खाली रहता है और बेईमानों का खाता भर जाता है। कौन है जो बैडमिंटन को अपनी जागीर समझकर विज्ञापन कराता है और BAI का खाता रखता है खाली? आरोप है कि BAI के अध्यक्ष अखिलेश दास ने BBD यूनिवर्सिटी और BBD ग्रीन सिटी का विज्ञापन बैडमिंटन मैच के दौरान कराया और उसका पैसा BAI को दिया ही नहीं। अगर ऐसा है तो अब तक जांच क्यों नहीं हुई? कौन है जो जांच नहीं करवाना चाहता? देखिए ये खास रिपोर्ट। कौन कर रहा है बैडमिंटन का बेड़ा गर्क? कौन करता है विज्ञापन में बेईमानी? BAI में विज्ञापन का खेल। BBD विज्ञापन के बदले देता है पैसा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी BAI, यहाँ खेल और खिलाड़ियों से खिलवाड़ होता ही है। एसोसिएशन के पैसों की होती है लूट। विज्ञापन के नाम पर भी बैडमिंटन एसोसिएशन को लगाया जाता है चूना। निजी स्वार्थ को बढ़ावा देने के नाम पर BAI को लूटा जाता है। आपको बताते हैं कि क्यों और कैसे। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एक अंतरराष्ट्रीय मैच हो रहा है। इस मैच के दौरान बैडमिंटन कोर्ट के किनारे में विज्ञापन के बोर्ड लगे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ BAI के अध्यक्ष अखिलेश दास की BBD यूनिवर्सिटी और हाउसिंग प्रोजेक्ट BBD ग्रीन सिटी के बोर्ड लगे हैं। आरोप है कि BBD इन विज्ञापनों के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन को बिना पैसा दिए ही प्रचार कराती है। आरोप है कि BAI के चेयरमैन और BBD के मालिक अखिलेश दास अपने रुतबे के बल पर अपनी कंपनियों का मुफ्त में विज्ञापन कराते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि देश की नामी गिरामी खिलाड़ी PV सिंधु बैडमिंटन मैच खेल रही हैं। दूसरी तरफ डबल मुकाबला हो रहा है और कोर्ट के किनारे विज्ञापन का बोर्ड लगा है। यहाँ भी BBD यूनिवर्सिटी और BBD ग्रीन का विज्ञापन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर समापन समारोह हो रहा है, खिलाड़ियों को इनाम दिया जा रहा है, लेकिन बोर्ड पर BBD यूनिवर्सिटी का लोगो लगा है।
आरोप है कि बीएआई को बिना पैसा चुकाए यानी फ्री का विज्ञापन लगाया गया। अगर इन आरोपों में दम है तो ना जाने कितने सालों से विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगा होगा। अब सवाल ये है कि क्या कभी इसकी जांच की गई? क्या कभी ये जानने की कोशिश की गई कि विज्ञापन का पैसा क्यों नहीं बीएआई के खाते में आ रहा? अगर विज्ञापन के पैसे की जांच हो तो पर्दे के पीछे बैठे लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मतलब भ्रष्टाचार और लूट एक तरफ से नहीं है, जितना जहां से आ सके वो अपनी झोली में डालने का रवैया देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दिनेश भट्ट जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी देहरादून से। दिनेश जी, स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बीआईए में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, और जब बात एडवर्टाइजमेंट्स की आती है तो ये एक बड़ा जरिया होता है अपना फंड तैयार करने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम हम कह सकते हैं एसोसिएशन के लिए। ये जो घालमेल है इसे बहुत ही खुले तौर पे किया जा रहा है, पैसे दिए नहीं जा रहे एसोसिएशन को और अपने ही एड को एंडोर्स किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप, ये अपने आप में ये घोटाला है? उसके हिसाब से तो ये जांच का विषय है, अवैध जांच का विषय है। अगर मान लिया आप विज्ञापन अपनी कंपनियों का दे रहे हैं और बैडमिंटन एसोसिएशन के नाम पर दे रहे हैं, तो अगर वो पैसा नहीं आता है तो ये चीटिंग का मामला बनता है और इसको जांच एजेंसियों के दायरे में इसको लाया जाना चाहिए। जी, अगर जांच एजेंसियों के दायरे में लाने की आप बात कह रहे हैं तो किस तरह का मामला ये बनता है? चीटिंग का मामला बनता है, लेकिन एड के जो नॉर्म्स होते हैं, किस तरह से उसका भुगतान हो, वो तमाम बातें अगर जिसे देखना है वही उसमें संलिप्त हो, अखिलेश दास की यहाँ पर बात कर रही हूँ, अगर उन्हीं के हाथों ये चीज हो रही है तो फिर क्या तरीका हो सकता है? इसमें सीधा किसके इंटरफेरेंस की जरूरत है? देखिए, अगर हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे, तो मेरे ख्याल से उसमें लीपापोती के सिवाय और कुछ नहीं होगा। इस जांच को किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जिनके खिलाफ हम जो है ये आरोप लगा रहे हैं जी। अगर वो ही जो है उनको कहेंगे साहब तथ्यों की छानबीन करें, तो इसका नतीजा आप समझ सकती हैं कि क्या हो सकता है। जी। तो ये कौन है इसके लिए? इसके लिए एजेंसी से अगर कोई संपर्क करेगा तो वो कंसर्न खिलाड़ी कर सकता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके। जी। क्योंकि इसमें ऐसा भी है कि सामान्य व्यक्ति भी इसमें जो है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है कि इस तरह का मामला हो रहा है, जिसकी छानबीन की जानी चाहिए। और छानबीन जब तक किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के थ्रू नहीं होगी तब तक उसके जो तमाम विवरण है, जो उसके तथ्य हैं और जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको हासिल नहीं होंगे। तो ये इसकी एक विडंबना कहेंगे कि भाई अगर उसी एसोसिएशन से हम इसको जांच की अपेक्षा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम ये बहुत बेमानी सी बात बिल्कुल, और न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभम शुक्ला रायबरेली से। स्वागत है शुभम, आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम, मेरा नाम हुआ शुभम शुक्ला, मैं ग्राम लाल का पूर्वा, पोस्ट कोड़िया, थाना ऊंचा, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, उत्तर प्रदेश मैम संबंध रखता हूँ मैम। जी बताएं। मैम मैं बीपीसीएल का खिलाड़ी हूँ, मैं ऑलराउंडर प्लेयर हूँ, मैंने क्रिकेट खेल रखा है मैम जी। तो मैम ये सब तो एक आम बात हो गई। अगर जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको जो प्राइवेट एकेडमियों को परमिशन देती है, पहले उसको देखना चाहिए। इसलिए कि ये समझ लीजिए कि कम से कम 4-5 लाख रुपए हम लोगों से इस तरह ले लिया गया कि आपको टेलीकास्ट कराया जाएगा, आपको बीपीसीएल खिलाया जाएगा, एपीसीएल खिलाया जाएगा, मतलब हम लोग जहाँ के थे वहीं रह गए। जी, आपसे पैसों की मांग हुई थी शुभम? यस मैम, हमने दिया भी मैम, ये बहुत से एकेडमियों पे दिया, मतलब जितनी प्राइवेट एकेडमियां हैं, करीब 8-10 एकेडमी हम बता सकते हैं जहां जहां हमने क्रिकेट खेला है मैम।
चलिए शुभम, बेहद अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है कि खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, यानी टैलेंट की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अनुभव हमसे साझा करने के लिए। हम बात कर रहे थे कि न्यायपालिका क्या एक निर्णायक किरदार इसमें निभा सकता है। आरबी मिश्रा जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये पूरी तरह से एक क्लिनजिंग सिस्टम की जरूरत है जो क्लिंस करे हर खेल को। बीसीसीआई में चर्चा के दौरान हमने लगातार बात की थी कि चाहे वो बॉक्सिंग हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन, टेनिस, हर खेल में शायद अब वही रवैया अपनाने की जरूरत है एपेक्स कोर्ट को, जैसा कि बीसीसीआई मामले में हमें देखने को मिला। अभिलाषा जी, न्यायपालिका केस का निष्पादन या केसेस को कब टच करती है? जब उसके सामने कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में, पीआईएल के रूप में या कोई केस जब आता है। निश्चय ही आप ये विश्वास रखिए, न्यायपालिका जब बीसीसीआई का मैटर आया जिसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे क्रिकेट का जो इन्वॉल्वमेंट था, उसमें बहुत सारा फंड था, बहुत सारे लोग थे उसमें इन्वॉल्वमेंट के। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, देखिए उसकी समीक्षा लोगों ने किया कि किस हद तक जाकर न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दखल अंदाजी किया। कुछ लोग उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब उनके सामने कोई पीआईएल आएगी तो निश्चय ही देखिए न्यायपालिका उसमें दखल अंदाजी करेगी। और समय आ गया है। देखिए बहुत सारे जो नए बनाए गए उसमें अध्यक्ष बनाए गए, कुछ समय बाद हटा भी दिए गए। पहले देखा, देखिए ललित मोदी भी थे, उनके खिलाफ जांच हुई, बाहर चले गए बहुत सारे। मेरा देखिए कहना है कि देखिए जो खेल संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को, आपको नहीं ऐसा नहीं है। खेल और खिलाड़ी जो है उसकी प्रलब्धियां हो, किसी की वसीयत नहीं होती, वो किसी के मातहत, प्रतिभा जो है, टैलेंट किसी के मातहत नहीं है। जब आप स्वच्छंद रूप से जब वातावरण ऐसा देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट छिपा हुआ है, वो टैलेंट बाहर आएगा। मैं बड़े दुर्भाग्य की बात मैं कहता हूं, देखिए एक इसके साथ बैडमिंटन एक ऐसा उभरता हुआ, जैसे हमारे राय साहब ने बताया, एक ऐसा है इंडोर्स गेम्स जिसमें की प्रलब्धियां हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्टेज पर प्रत्यक्ष रूप से देखी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी देखे, प्रधानमंत्री जी ने सराहा है। कुश्ती हमारी एक ऐसी है जिसमें देखिए सुशील कुमार के साथ क्या न्याय हुआ, एंटी डोपिंग एक्ट लगा हुआ है, क्या षड्यंत्र किया गया, राजनीति की गई। जो अध्यक्ष थे आपके ब्रजभूषण शरण सिंह के चाहने पर, प्रधानमंत्री जी के दखल चाहने पर भी, उनका ये सौजन्यता से भी दिखाने पर भी देखिए उसको नहीं भेजा गया। क्या हुआ? हम ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो, जैसे हमारा पहले हॉकी थी, जब बच्चों को आप उनके प्रतिभा दिखाने का अवसर देंगे, उनके साथ जब ऐसा न्याय प्रिय वातावरण बनाएंगे तो टैलेंट उभर कर आएगा। मेरा ये कहना है कि हमें इस तरह की लीगल अवेयरनेस फैलाना है। हम कहते हैं लोगों से, आम जनता से कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात जब करते हैं उनसे आप क्यों नहीं कहते? प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, मैं ये कहता हूं, मैं जात या किसी और उसमें क्षेत्र उसकी बात नहीं करता, राजनीति की बात नहीं करता, ना किसी पार्टी की बात करता हूं, लेकिन मैं निश्चय कहता हूं देश प्रेम की जब बात आएगी, प्रधानमंत्री जी को जब संज्ञान में लाया जाएगा तो इस बात को वो देखिए करके, और जो इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हम ऐसा देश हैं 125 करोड़। देखिए अब हम कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हम विश्व के सबसे बड़े धनी देश हो जाएंगे, जो इसकी बहुसंख्या बढ़ जाएगी। हम बहुत धर्म के 11 धर्म में 8 धर्मों के हमारे देशवासी यहाँ रहते हैं, विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं, और टैलेंट छिपा हुआ है। अगर मौका मिले तो मैं कहना चाहूंगा अभिलाषा जी, हम कुछ कर दिखाएंगे, हमें वो जज्बा है, लेकिन वो हो कैसे? हमें वो बताना, अगर पॉलिटिकल लीडर्स करे नहीं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो करे नहीं, जो अध्यक्ष हैं, ऐसे एक अध्यक्ष को नैतिक जिम्मेवारी समझ के हट जाना चाहिए, जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। मुझे बड़ा दुख हुआ है जब ये नाबालिग लड़कियां, देखिए प्रोसिक्यूटिस्ट है, अगर उसी समय तत्काल ये FIR हुई है, मुझे नहीं पता उसमें समय और उसमें दिया गया है, डेट दिया गया है नहीं, अगर वो प्रोसिक्यूटिस्ट ने अगर वो तुरंत स्टेटमेंट दे दिया होता तो मेरे ख्याल से ये 376 का बहुत केस बन जाता और इसमें अंदर हो जाएंगे, उनकी जमानत नहीं होगी। मैं कहना चाहूंगा मंत्रालय को अपना लीगल अवेयरनेस विंग रहना चाहिए, जिसका डायरेक्ट संवाद रहा खेल खिलाड़ियों से, और कोई अगर अप्रिय घटना होती है तो उनके केंद्र को और राज्य स्तर में लोगों को, जो खेल स्पोर्ट्स के जो डिपार्टमेंट उनको लेना चाहिए, और उन्हीं लोगों को जो देश प्रेमी हैं, खेल के संबंध में जिनकी अभिरुचि है, उन्हीं लोगों को इन मंत्रालय में रखना चाहिए। देखिए ये अयाशी और उसका नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शक हैं हमारे साथ। नरेश, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आप दिखा रहे हैं ATM पे
स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। जी जी। तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप तो उठाइए, वहाँ पे भी जांच कराइए। यहाँ मतलब प्लेयर को कुछ भी नहीं मिलता है। नेशनल लेवल के बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। बिल्कुल, ये हर तरफ से लोग अपने अनुभव बता रहे हैं राजेश जी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यही हाल है और नेशनल लेवल पर जो हाल है वो मामला हमने दिखाया ही। लेकिन जिस चीज़ की बात अभी आरबी मिश्रा जी कह रहे थे कि हर तरफ से जो कंसर्न होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका भी हो, वो चीज़ तो नहीं देखने को मिलती है। आखिर क्यों सिर्फ पैसों का ही खेल बन के रह गया है किसी भी स्पोर्ट्स में जाना, और टैलेंट को नहीं तवज्जो दी जाती? अगर आप कुछ साल पहले जाएं, जब अजय माकन खेल मंत्री हुआ करते थे, वो एक स्पोर्ट्स बिल लेकर आए थे और कैबिनेट में उस बिल को लेकर पहुंच गए थे। उस बिल का बेसिक मकसद ये था कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंडर लेकर आना है, लेकिन कैबिनेट में ही उस बिल को फाड़कर फेंक दिया गया, वो वहां अप्रूव नहीं हो पाया। जी जी। वो दिन है और आज का दिन है, अब तक पार्लियामेंट में स्पोर्ट्स बिल नहीं आया है। जी। एक और बिल, फ्रॉड बिल लाने की बात हो रही थी, जिससे करप्शन और जिस तरह की धोखाधड़ी खेलों में होती है उसको कंट्रोल किया जाए, वो बिल भी अभी तक पास नहीं हो पाया है। आखिर ये बिल क्यों नहीं पास हो पा रहे हैं? जी। सबसे बड़ी बात थी स्पोर्ट्स बिल की। अगर आपको जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन है उनको कंट्रोल करना है, इंक्लूडिंग बीसीसीआई, तो आपको एक स्पोर्ट्स बिल लाना पड़ेगा, लेकिन वो स्पोर्ट्स बिल अभी तक आने को तैयार नहीं है। उसके बाद सोनोवाल जी बने, जितेंद्र सिंह बने, अब विजय गोयल जी हैं, लेकिन किसी ने भी उस स्पोर्ट्स बिल को अभी तक अप्रूव नहीं कराया है। कोई भी पार्टी नहीं करना चाहती, कोई भी पार्टी करना नहीं चाहती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी एसोसिएशन और फेडरेशन है, सबके टॉप पोस्ट पर पॉलिटिशियंस बैठे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल आए। जी। अगर उनके ऊपर कंट्रोल आएगा फिर वो एसोसिएशन कैसे चलाएंगे? ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन स्पोर्ट्स का। जी। हम खेल संस्कृति को लाने की बात करते हैं, लेकिन खेल संस्कृति आएगी कैसे? जब तक सारा का सारा जो कंट्रोल है ऐसे लोगों के हाथ में रहेगा तो आप खेल संस्कृति नहीं ला सकते। जी। खेलों को सुधारने के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत जरूरी है। आपने जो शुरू में जो जापान एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की थी, जी, उसमें आप देखिए ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। डेलीगेशन हमारे यहाँ से दूसरे देश जाते हैं, दूसरे देश से हमारे यहाँ आते हैं, उनको पूरे देश घुमाया जाता है, सरकारी खर्चे पे भेजा जाता है, उनके ऊपर तमाम हर तरह की जो लग्जूरियस खर्चे होते हैं वो सब किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या कोई फाइनल रिपोर्ट आती है कि उस जो टूर था उसमें क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, आखिर जो लोग गए थे वो किस लिए गए थे और उन्होंने क्या किया? तो ये एक बड़ा एक सवाल हमारे पूरे इस सिस्टम पर आता है कि आखिर हम ये चीजें क्यों करते हैं। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं, सोना के पास चलते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी शायद लाना नहीं चाहते हमारे पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स बिल नहीं लाना चाहते और खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता एसोसिएशंस में जिम्मेदार पदों पर बैठने का। शायद यही वजह है कि खिलाड़ी ही सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। अभिलाषा, पहली बात तो ये कि जेंडर बजटिंग पे मैं बार बार बोल रही हूँ, जेंडर बजटिंग होनी चाहिए। उसमें खिलाड़ी को क्या मिलना चाहिए, क्या रख रखाव होना चाहिए और महिला खिलाड़ियों की क्या क्या जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनना चाहिए। उनपे उनका ट्रैवलिंग में उनको अभी कितने सारे इंसिडेंट होते हैं कि बच्चा प्रैक्टिस के लिए जा रही है, उसके साथ रास्ते में कुछ हो जाता है। अब इंसिडेंट हुए, ये केरला में जो लड़की ने सुसाइड किया था, खिलाड़ी ने, स्विमर थी, उसकी रिपोर्ट क्यों क्यों नहीं उसके लिए बोला गया? कोई भी चीज ऐसा हादसा होता है, 2-4 बार खबरें बनती हैं, उसके बाद वो हट जाती हैं। कोई हमारे पास स्पोर्ट्स काउंसलर क्यों नहीं? हर ग्राउंड में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में स्पोर्ट्स काउंसलर आए, जेंडर बजटिंग हो और एसोसिएशन फेडरेशन से नेताओं को निकाल के बाहर किया जाए। जी। कोई अधिकारी एसोसिएशन फेडरेशन का कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ खिलाड़ी वहां गवर्न करें, खिलाड़ी ही उसमें काम करें और खिलाड़ी ही सारी प्रक्रिया में हो। और महिला खिलाड़ी जो होती है, महिला खिलाड़ियों के लिए महिला खिलाड़ी ही कोच हो, महिला खिलाड़ी ट्रेनर हो, महिला खिलाड़ी ही काउंसलर हो। हर फेडरेशन एसोसिएशन में सिर्फ और सिर्फ मेल ही क्यों होते हैं? पास इतने अच्छे खिलाड़ी, मिल्खा सिंह सर हैं, उषा हैं, इतने सारे इतने नाम है हमारे पास, लेकिन आज तक कभी हमने देखा कि वो किसी एसोसिएशन के, किसी फेडरेशन के या किसी भी जगह पे जहां महिलाएं हैं उनको आगे लाया जा रहा है या आगे बुलाया जा रहा है? जी। भूल जाते हैं लोग।
बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा जाता है, मैं दिनेश भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगी। बीसीसीआई वाले मामले में ये कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हों। सोना जो बात कह रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी खिलाड़ियों को ही मिलना चाहिए। इतने बड़े नाम हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, एक जज्बे के साथ वो काम कर सकेंगे नए टैलेंट्स को आगे लाने के लिए। उस बारे में क्या अब एक डिबेट की जरूरत है कि मौका सिर्फ खिलाड़ियों को ही मिलना चाहिए, नेताओं को दूर रखना चाहिए? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, हमें ये अभी स्पोर्ट्स एसोसिएशन अथॉरिटीज़ के बीच का जो डर्ट है वो जो दिखाई दे रहा है और जो खबरें हमको पढ़ने में आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। और वो इसलिए है कि ये एक तरह से पॉकेट बोरो बन गई है कुछ इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन, और वही लोग जो है उसमें कंटिन्यू करते हैं या उनके आसपास का ग्रुप है, एक जुंटा बन जाता है जो गवर्निंग बॉडी में है या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। जी, जी। इससे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें इंटीग्रिटी वाले लोग चाहिए, और ये सिर्फ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बात नहीं है, ये आपकी ओवरऑल इंटीग्रिटी की बात है, जिसमें आपका कैरेक्टर और एक बहुत माइनर सी अगर मान लिया कोई कंप्लेंट आती है उस पर अगर आपने एग्जेम्पलरी एक्शन नहीं लिया तो ये चीजें फिर आप धीरे धीरे करके जो है एक बड़ा नासूर बनती है, जो आज आप और हम जो है दोनों देख रहे हैं। तो ये कहना कि खिलाड़ी ही बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या वो नहीं हो सकते हैं, ये अपने आप में मैं मानता हूं कोई मायने नहीं रखता। बहुत अच्छे खिलाड़ी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो खिलाड़ियों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली उसमें जो है खिलाड़ियों के प्रति वो अनुभूति होनी चाहिए, वो संवेदनशीलता होनी चाहिए कि एक खिलाड़ी जब बन रहा है और इन द मेकिंग ऑफ बीइंग अ प्लेयर, तो उसका जो है वो अपने एडोलेसेंट स्टेज से पहले उसमें एंटर होता है। बिल्कुल, उसके सामने एक आदर्श होता है, और उस आदर्श को वो शटर होते हुए जब देखता है तो वो दिल से, भावना से सब कुछ टूट जाता है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की संवेदनशीलता रखनी चाहिए कि आखिर उस खिलाड़ी को, जिसको आप न केवल एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसको एक बेहतरीन मनुष्य के रूप में भी आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और सर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात, एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी जो है वो बेहतर मनुष्य होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, कोई दो राय नहीं है। जी जी। और क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो बीआईए का जो हमने मसला उठाया है, इसमें ये बताना बेहद जरूरी है कि एक एकाधिकार इन्होंने जमाया हुआ है, एक छत्र राज जिसे कहते हैं, जिसके तहत ये भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं विजय सिन्हा की, करण श्रीवास्तव की, जिन लोगों के ऊपर रेप का मामला दर्ज है, तो वो सभी, निशांत सिन्हा, ये सभी लोग काम कर रहे थे अखिलेश दास के ही अंडर में, और इनके मुखिया थे, और इतने दिनों तक इन्होंने पर्दा डाला हुआ था। तो क्या ये काम करने का जो तरीका है एक छत्र राज बीआईए का, वो सवालों के घेरे में पूरी तरह से है, और इसलिए हर तरह के भ्रष्टाचार में इन लोगों ने अपना हाथ डाला और जेबें अपनी भरी, जिसका खामियाजा खिलाड़ी भुगत रहे हैं। अब चर्चा हम इस पर जारी रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनकी भी बात शामिल कर लेते हैं, अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं हमारे साथ हमारे दर्शक। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए। जी, मेरा नाम वेंकटेश है, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। जैसा ये जापान का घोटाला हुआ है, ऐसे एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो वहाँ पे वो रेट है। जो अभी क्या हुआ है, वो सीबीआई ने अक्टूबर में 4 प्लेयर्स को वो रेट का रिपोर्ट दिया था बीआईए को। जी, फिर भी वो प्लेयर्स अभी भी खेल में सक्सेस थे। अभी क्या हो रहा है, वो सारे प्लेयर्स आके 2 साल 3 साल कम उम्र में खेल के वो थोड़ा वो जो भी बेनिफिट लेता था वो पूरा ले चुके हैं। ठीक है, वो सीबीआई का रिपोर्ट सीबीआई के सामने है, फिर भी वो कुछ एक्शन भी नहीं हुआ है। वो प्लेयर्स को कुछ एक्शन नहीं लिया है, वो तो सिर्फ खेल नहीं खेल रहे हैं। वेंकटेश, ये जो आप बता रहे हैं ये क्या स्पेसिफिकली बैडमिंटन गेम में हुआ है या किसी और गेम में हुआ है? नहीं, ये बैडमिंटन गेम का वो सीबीआई का रिपोर्ट वो हमारे पास भी है। अच्छा जी, इसका जिक्र हमने भी अपने रिपोर्ट में किया है। वेंकटेश, इसकी डिटेल क्या आप हमारे साथ साझा करेंगे?
आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी बैक ऑफिस टीम आपको कांटेक्ट करेगी और अगर इसकी कुछ और डिटेल्स आपके पास है तो वो भी हमारे साथ साझा कीजिए। अगर जल्द से जल्द पहुंचाएंगे तो कार्यक्रम में ही उसे शामिल करेंगे या आगे हम जरूर बताएंगे, आपकी आवाज हम उठाएंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले को उठाया जाए और प्रधानमंत्री तक ये बात जरूर पहुंचे, क्योंकि खेल को की स्पिरिट की बात जो वो करते हैं, दिव्यांगों के को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर वो इतना कुछ अर्जित कर सकते हैं तो हम सभी क्यों नहीं। सीतापुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरव। बहुत बहुत स्वागत है आरव, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एसोसिएशन है इसमें जितने भी अध्यक्ष होते हैं ये सब पॉलिटिशियन होते हैं और ये भी फोर्सली, मैं खुद बैडमिंटन की स्टेट प्लेयर रह चुकी हूँ जी। मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ था मैम, मुझसे यही निशांत सिन्हा द्वारा कहा गया था कि या तो पैसे दो या फिर अपना कैरेक्टर लेस करो, तब आपको आगे सिलेक्शन से तो आगे भेजा जाएगा। इसलिए मैम मैंने बैडमिंटन ड्रॉप करके स्विमिंग पकड़ा। तो ये मैम जितने भी पॉलिटिशियंस थे इन्होंने बिल्कुल अड्डा बना दिया मैम, अपनी इंजॉय करने के लिए खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आराध्या, अगर आपने स्विमिंग में अपने आप को कन्वर्ट किया है, आराव्या है हमारे साथ, अगर आप स्विमिंग अब करना चाह रही हैं, यानी स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, आप इसी में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन बैडमिंटन को आपने दरकिनार कर दिया, क्या वजह? मैम बैडमिंटन को दरकिनार करने का यही रीजन था कि एक बार निशांत सिन्हा द्वारा कहा गया तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। देन उसके बाद मेरा स्टेट लेवल पे सिल्वर मेडल था, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन काट दिया गया नेशनल के लिए। जब मैंने पूछा क्यों काटा गया तो उनका एक ही रीजन था, या तो पैसे दो या फिर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करो, तब वो आगे मुझे भेजेंगे। आराव्या, हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम को देखने के बाद, क्योंकि ये सभी लोग किस तरह से बच्चियों को प्रताड़ित करते थे, यौन शोषण का मामला इनके खिलाफ है, चाहे और निशांत की यहाँ पर बात हो रही है, निशांत सिन्हा, विजय सिन्हा जो आरोपी हैं और एफआईआर दर्ज हो चुका है इनके खिलाफ लखनऊ में गोमती नगर में, लेकिन इनके आका हैं अखिलेश दास जिनका एक छत्र राज चलता है बीआईए में, और अगर एक खिलाड़ी बैडमिंटन छोड़ दे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हताशा का शिकार ये बच्ची हुई थी जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी। ये भी आपको हम बताना चाहेंगे कि 18 मार्च को इन तमाम जो बेईमानी का खेल चल रहा है इसका खुलासा हम करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे, और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त उनसे भी अपील है कि वो जो भी डिटेल उनके पास है या उनकी दिक्कतें हैं उनके पास, वो हमसे ज़रूर साझा करें। हमारे जो पैनल में लोग मौजूद हैं, सोना ने अपने एक्सपीरियंस बताया, 135 पेज की वो रिपोर्ट जिस पर अभी तक सरकार ने कोई सुध-बुध नहीं लिया, वो तमाम बातें हम शामिल करेंगे और 18 मार्च को बड़ा खुलासा करेंगे। कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर और सभी का गेम्स में ही एक्सपीरियंस है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, नाम बताइए और बात रखिए अपनी। भदोही डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जी। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बीएआई में जो गड़बड़ी आ रही है और एपीएम से कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही है जी। तो ये सरकार की भी जवाबदेही है कि इसकी तुरंत जांच करके जो भी भ्रष्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई करे या किसी पब्लिक की प्रतीक्षा करे, जैसा कि जस्टिस महोदय ने कहा कि कोई पब्लिक PIR जांच करे। तो ये लोग भी तो स्वयं कर सकती है सरकार स्वयं की पब्लिक से अपेक्षा करते हैं कि पब्लिक केस करे, पब्लिक लड़े। बिल्कुल पवन जी, और यही सवाल हम उठा रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच क्यों ना हो, दूध का दूध पानी का पानी क्यों ना हो, और जो आरोपी हैं जिन्होंने कई जिंदगियों के साथ खेला है, खेल के स्पिरिट के साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों ना हो, चाहे वो न्याय प्रक्रिया से गुजर कर हो या फिर किसी निष्पक्ष जांच के जरिए हो। ये सवाल हम भी अपने कार्यक्रम में लगातार उठा रहे हैं और विस्तार से चर्चा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी जारी है। आपने देखा कि बीएआई की बेईमानी और अय्याशी किस कदर परवान चढ़ रही है, कैसे बैडमिंटन एसोसिएशन राजनीति का शिकार बन गया है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक राजनीतिक रसूख रखने वाले हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई से बेईमानों का आशियाना बनाते हैं, कैसे लोगों के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेला जाता है। दूसरों के खातों से खेलने वाले खिलाड़ी आज बेनकाब होंगे। कानून की आंखों में धूल झोंककर कैसे पर्दे के पीछे एक शख्स दूसरे के खातों से कर रहा है खेल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे।
लेकिन इस वक्त जो सवाल उठ रहे हैं, एकेडमी में शहर के नामचीन ब्यूरोक्रेट और नेता के जरिए हुआ, सिर्फ आंतरिक जांच क्यों कराई गई, ये सवाल हम उठा रहे हैं। ये सवाल हम उठा रहे हैं अखिलेश दास, उनके अंडर में काम करने वाले विजय सिन्हा, निशांत सिन्हा, करण श्रीवास्तव, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है रेप के मामले में। क्या कुछ और भी रसूखदार लोग शामिल हैं? तो डीसीबीए के इवेंट सचिव अपिंदर सभरवाल की बेटी जापान गई थी। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बताया जाता है इसे, स्पोर्ट्स के स्किल्स सीखने के लिए। डीसीबीए के महासचिव जतिंदर कोचर की बेटी गई थी, गीतिका कोचर। ये सभी खिलाड़ियों के ही बच्चे इस प्रोग्राम में गए थे। किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है खिलाड़ियों के भविष्य से, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने शायद रैकेट हाथ में पकड़ा भी ना हो, उन लोगों को भेज दिया गया फॉरेन टूर पे, और इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। जो कि हम चर्चा में लगातार बात कर रहे थे कि क्या खेल मंत्रालय इस पर नजर रखता है, मॉनिटरिंग करता है कि जो भी पैसे वो खर्च कर रहे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं ऐसे ट्रिप्स के लिए, उसका फायदा क्या मिल रहा है, बच्चे कितना एक्सेल कर पा रहे हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में, अगर बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है ऐसे ट्रिप्स पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस तरह से मौका मिल जाता है एसोसिएशंस के आकाओं को अपने हिसाब से एक छत्र राज चलाकर भ्रष्टाचार का खेल खेलने के लिए। और जरा सोचिए कि जहां ऐसी बच्चियां हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी, उन्होंने बताया कि किस तरह से शारीरिक शोषण करने की कोशिश की जाती थी या कई लड़कियों के साथ ये हुआ है, तो दूसरी तरफ से आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है। हमारे गाढ़ी कमाई यानी हम जो टैक्स देते हैं उसके जरिए सरकार खेल के प्रमोशन के लिए इन सभी एसोसिएशन को फंडिंग करती है, उसका शोषण भी ये धड़ल्ले से कर रहे हैं। अखिलेश दास की हम बात कर रहे हैं, जो ना सिर्फ एक राजनेता हैं बल्कि अहम जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई है बीआईए की, लेकिन यहाँ इनका एक छत्र राज चलता है और इनके नीचे जितने लोग हैं वो भी वही काला खेल खेल रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया कि बीआईए में बेईमानी और अय्याशी का खेल कैसे परवान चढ़ रहा है और कैसे बैडमिंटन एसोसिएशन राजनीति का अड्डा बन गया है, शिकार बन गया है। अब आपको दिखाते हैं कैसे एक राजनीतिक रसूख वाले लोग हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई से बेईमानी का आशियाना बना लेते हैं। लोगों के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेला जाता है और दूसरों के खातों से खेलने वाले खिलाड़ी आज बेनकाब होंगे। कानून की आंखों में धूल झोंककर कैसे पर्दे के पीछे एक शख्स दूसरों के खातों से ये खेल खेल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। वो मनी लॉन्ड्रिंग का है मास्टरमाइंड, उसे दूसरों के खातों से खेलने का है शौक। वो लोगों की जमा पूंजी से करता है जालसाजी। कौन है वो काली कमाई का कुबेर? वो कौन है जिस पर नहीं चलता जांच एजेंसियों का जोर? जी हां, इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे। बैंक के खातों से खेल करने वाले खिलाड़ियों की पोल खोलेंगे। निवेशकों की जमा पूंजी को लूटने वाले लुटेरों का सच सामने लाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड को हम करेंगे बेनकाब। तो जरा सुनिए और समझिए। यह है इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक। आरोप है कि इस बैंक का चेयरमैन लोगों की जमा पूंजी को शातिराना तरीके से सालों तक लूटता रहा और कानून की आंखों में झोंकता रहा धूल। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग होती रही और जांच एजेंसियां तमाशबीन बनकर तमाशा देखती रहीं। आखिर कौन है वो जिसके रौब के आगे कानून भी बोना बन जाता है? कौन है वो जिसके गिरेबां तक कानून का हाथ नहीं पहुंच पाता? लखनऊ का इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक 1989-1998 तक इस बैंक का चेयरमैन अखिलेश दास गुप्ता था। आरोप है कि अखिलेश दास ने करीब 9 साल तक लोगों की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल किया। जब बैंक में घोटाले की बात सामने आई तो अखिलेश ने 1998 से 2001 के बीच अपनी पत्नी अलका दास गुप्ता को चेयरमैन बना दिया।
आरोप है कि अपने गुनाह छुपाने के लिए अखिलेश दास गुप्ता ने आरबीआई को फर्जी सूचनाएं और गलत वित्तीय आंकड़े दिखाकर शेड्यूल बैंक का लाइसेंस हासिल कर लिया, जिससे वो जमा पूंजी का इस्तेमाल अपनी दूसरी कंपनियों में कर सके। आरबीआई से झूठ बोलकर अखिलेश दास और उसकी पत्नी ने बैंक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हेराफेरी कर हकीकत को छुपाते हुए केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाएं सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी से मर्केंटाइल बैंक को करीब 2374.63 लाख का लोन दिला दिया। दूसरों के पैसों को अपनी जागीर समझने वाला मर्केंटाइल बैंक में बिना मैनेजर के हस्ताक्षर के ही पैसे निकाल लेता था। दास अपने रिश्तेदारों के नाम पर लाखों रुपए के चेक और नकदी निकालकर अपनी निजी फर्म में इस्तेमाल करता था। मर्केंटाइल बैंक से उसी को लोन दिया जाता था, जिससे कि बाद में वो अपने काम के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर सके। आरोप ये भी है कि अखिलेश दास ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी विराज कंस्ट्रक्शन के खाते में फर्जी तरीके से कई बार करोड़ों रुपए भी ट्रांसफर करवाए। अब मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड और काले धन के इस कुबेर की करतूत सुनिए। कैसे अखिलेश दास ने मर्केंटाइल बैंक की अलग अलग ब्रांचों से फर्जी तरीके और दूसरों के नाम पर अरबों का पेमेंट करवाया। 20 मार्च 2007 अलीगढ़ ब्रांच से करीब 72,50,000 रुपए के 144 पे ऑर्डर बनवाए। 28 मार्च 2007 को 32 लाख रुपए के 63 पे ऑर्डर जारी किए गए, जो अखिलेश दास के रिश्तेदार के नाम पर थे। दिल्ली, लुधियाना और जालंधर ब्रांच से अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फर्जी खातों में डीडी और पे ऑर्डर जारी किए गए। नादाल महल ब्रांच से 51.25 लाख के 391 डीडी जारी किए गए। इसी ब्रांच से 53.47 लाख के 398, 55.17 लाख के 479 डीडी जारी किए गए थे। ये तो सिर्फ छोटी छोटी रकम ही है। बेईमानी का खाता खोलने बैठे तो शायद हजारों पन्ने भी कम हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि काले कुबेरों ने बैंक के बेईमानी के पैसे किस किस कंपनी को दिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। वैसे तो इस फेहरिस्त में कई कंपनियों के नाम हैं, लेकिन हम कुछ कंपनियों के नाम बता रहे हैं। विराज कंस्ट्रक्शन, शिवा ट्रेडिंग कंपनी, पीआरपी ट्रेडिंग कंपनी, भारत इंटरप्राइजेस, योगेश ट्रेडिंग कंपनी, कालका इंटरप्राइजेस, एसपी इंटरप्राइजेस, बंसल ट्रेडिंग, आनंद ट्रेडिंग। इसके अलावा कई और कंपनियां हैं जिसके नाम से पैसे ट्रांसफर किए गए या डीडी बनाए गए। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां अखिलेश दास गुप्ता से जुड़ी हुई हैं, जिनमें कई तो फर्जी भी हैं। सालों से बैंक में हो रहे नियमों में अनदेखी होने की शिकायत आरबीआई में की गई। पंजाब की रहने वाली साक्षी की शिकायत पर आरबीआई ने जांच में माना कि मर्केंटाइल बैंक में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आरबीआई ने बैंक पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया और लखनऊ में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस दर्ज कराया गया। इसके अलावा सेंचुरी कंसल्टेंट लिमिटेड में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, इस पर भी सवाल उठे। आखिर कैसे भारी भरकम रकम सेंचुरी कंसल्टेंट को दी गई? सेंचुरी से खरीद फरोख्त और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीबीआई ने कई सवाल पूछे। इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को लूट का अड्डा बनाने वाले अखिलेश दास गुप्ता पर आरोप है कि बैंक में जमा करोड़ों रुपए के शेयर बाजार में लगाए और फिर उन्हें भी डकार गया। इतने संगीन आरोपों में घिरने के बाद भी अखिलेश दास कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। मामला अदालत तक भी पहुंचा, लेकिन हजारों निवेशकों को लूटने के आरोप लगने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर शातिर अखिलेश दास को कौन बचा रहा है? किसकी सरपरस्ती में वो अब तक बचता आ रहा है? एपीएन ऐसे सवालों का जवाब तब तक ढूंढता रहेगा जब तक जवाब नहीं मिल जाता। अखिलेश दास के काले कारनामों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि चंद शब्दों, चंद लाइनों में बयां करना मुश्किल है। खेल, खिलाड़ी और खातों से खेलने वाले अखिलेश के और क्या क्या कारनामे हैं, उसका चिट्ठा भी हम जरूर खोलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अखिलेश दास के काले चिट्ठों के कई पन्ने खुलने अभी बाकी हैं।
तो किस तरह के आर्थिक शोषण में भी बीआईए के आका लगे हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया। इससे पहले हम बात कर रहे थे शारीरिक शोषण की, जिसके लिए विजय सिन्हा और निशांत सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। आपको बता दें कि अखिलेश दास ने ही उनके खिलाफ जांच बिठाई और जांच भी जो लोग कर रहे हैं वो अखिलेश दास के ही लोग हैं, उनके ही एग्जीक्यूटिव्स हैं। यही वजह है कि जो लोग पहले साथ काम कर रहे थे, यानी अखिलेश दास के साथ मिलकर कमाई, अपनी काली कमाई को आगे बढ़ा रहे थे विजय सिन्हा और निशांत सिन्हा, लेकिन जब खुद पर संगीन आरोप लगे तो अखिलेश दास की भी काली चिट्ठी सामने आ गई है। और आपको बता दें कि 18 मार्च को हम और भी बड़े खुलासे करेंगे बेनकाब में। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये जितने लोग इस कारस्तानी में शामिल है उसके आका हैं अखिलेश दास, जो कि ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन को, उसके स्पिरिट को, बल्कि ये देश का भी नुकसान है, जिस तरह का आर्थिक नुकसान वो पहुंचा रहे हैं। सीधे दिनेश भट्ट, पूर्व आईपीएस अधिकारी देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, सेबी का भी ये मामला बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये बड़ा खेल ये खेल रहे हैं और पूरी तरह से एक छत्र राज चला रहे हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन में अपना, और राजनेता भी हैं। आखिर बच कैसे निकल पा रहे हैं, ये एक सवाल अब बहुत ही अहम है। क्या तमाम जो जांच एजेंसियां हैं अब उन्हें एक जिसे हम कह सकते हैं हार्ड क्लॉज के जरिए इन्हें धर पकड़ने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसकी आवश्यकता है और ये इसलिए भी जरूरी है कि देखिए इसका एक कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। ये सिर्फ एक एजेंसी का मामला नहीं लगता है। जो तथ्य भी आपने बताए हैं उसके हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है, इसमें चीटिंग है, उसमें फॉर्जरी है, उसमें निवेशकों के साथ में जो है धोखाधड़ी है। तो ये सारी चीजें मिलकर के इसमें न केवल आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं जो है बनती हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है, इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दखल होना चाहिए, इसमें डीआरआई का दखल होना चाहिए। और ये सब अगर एजेंसी मिलकर के इसमें देखेंगी तो तभी जो ये सारे तथ्य जो है सामने आएंगे। अगर हम ये कहें कि साहब इसको सिर्फ आरबीआई की जांच में मुझे नहीं मालूम है कि क्या बात आई है और सेबी के मामले में भी मुझे नहीं मालूम है क्या बात आई है, 5 लाख जुर्माना जो है होने के बाद 5 लाख ये जांच बंद नहीं होनी चाहिए। फाइन इम्पोज किया गया है इनके एलिमेंट आता है। जी जी जी, नहीं ठीक है कि 5 लाख तो उन्होंने ये कहा हुआ कि भाई आरबीआई गाइडलाइंस का इसमें जो है वायलेशन हुआ है, इसलिए जो है हम ये फाइन इम्पोज करते हैं। वो एक अपने हिसाब से एक ठीक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के साथ साथ जो है वो एक जांच होनी चाहिए कि इन किन लोगों के साथ में चीटिंग हुई है, किसके सिग्नेचर्स और किसके जो है वो आइडेंटिटी को फोर्ज किया गया है, किसके नाम से पैसा निकाला गया है, ये पैसा कहाँ गया है और ये पैसा जो है फिर अल्टीमेटली किसने इस्तेमाल किया है। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक कि सारी जांच जो है मुकम्मल रूप से नहीं होती है। जी, यहाँ पर एक सवाल और अहम हो जाता है आरवी मिश्रा जी, अगर अलग अलग कंपनीज का सहारा लेके, मर्केंटाइल बैंक का सहारा लेकर इतने बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले के सरगना अखिलेश दास बन गए हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि बीआईए को इन्होंने बख्शा होगा? कहीं ना कहीं एसोसिएशन का भी इस्तेमाल इन्होंने अपने इस गोरख धंधे में किया होगा। जी, अपना जो प्रभाव है, इस तरह का जो किसी की कार्यवृत्ति है वो कहीं भी जब मौका मिलेगा तो वो करेगा। जब उनका ये इस तरह का है संगठन और इस तरह का जब उनका रसूख है और अपने उनके कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसका ज़रूर उन्होंने दुरुपयोग किया होगा। जहां ये कह रहे थे, मेरा ये कहना है कि देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बड़ा बृहद रूप से है और आरबीआई एक्ट 1934 जिसमें बड़े ब्रॉड उसमें सेक्शंस हैं, वो प्रोविजन चार्जिंग सेक्शंस हैं। इसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए, हमारे ख्याल से कर दिया होगा, जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि इनका जो मर्केंटाइल बैंक है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसमें रजिस्टर्ड होगा, उनको तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर इसमें बिठा देना चाहिए, जो इनके हाथ से मैनेजमेंट बिल्कुल चला जाना चाहिए। और इसमें देखिए 46 में सेक्शन 46 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कार्रवाई जरूर हुई होगी, जिसमें 5 लाख रुपए पेनल्टी लगा है। 2 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ 2009 में अगर इनको एफआईआर इनके खिलाफ किया गया, जिससे चीटिंग, फोर्जरिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इनके जो केसेस हैं उसको ओपन करना चाहिए। उसकी पैरवी आरबीआई इनके दखलंदाजी पर देखे एफआईआर लॉन्च हुआ है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने केस को अगर मान लीजिए पैरवी नहीं करती है तो उन्हें कहा जाएगा कि उनको संकेत देना चाहिए।
अगर इस तरह का इंस्टीट्यूशन जिसमें सेबी भी इन्वॉल्व है, ईडी भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी हो, और बहुत सारे देखे इसमें जो इन्होंने कहीं टैक्स बचाया होगा, कहीं उसमें फेरा के अंतर्गत भी कुछ किया होगा, जिस तरह से इन्होंने फंड का मिसयूज किया है, डिसलोकेशन किया है, इन्होंने मिस यूटिलाइजेशन किया है, ये सारे सेक्शन ऐसे हैं जो इनकी संस्था को उसमें आरबीआई एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर खुद ही डिबार हो जाएंगे, इनके एमलगमेशन हो जाएगा। सवाल है कि इतने से नहीं, लेकिन जो इन्होंने फाइनेंशियल लॉस किया, पब्लिक मनी, उसका जब तक इसमें कोर्ट के सामने जब तक नहीं आएगी, और जो इसमें पब्लिक वो उसमें स्पिरिटेड माइंड के लोग हैं, अगर इसमें पीआईएल ले आते हैं या कोई जो अफेक्टेड पार्टी है और इसमें केस एफआईआर दर्ज करता है, उसकी पैरवी करता है, तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, कोर्ट देखिए बख्शने वाला नहीं है। जी, लेकिन किसी सर भी आप स्टेज देखिए जालसाजी का जो पैरवी की जरूरत है, कोर्ट में मामला तो आए, लेकिन ये भी सच है कि इनके रसूख के आगे, इनके पैसों की ताकत के आगे लोग हार जाते हैं, आगे ही नहीं आते, शिकायत ही सामने नहीं आती, कोर्ट्स में मामले ही नहीं आते। मेरा ये जरूर कहना होगा, देखिए जहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जाएंगे, कोर्ट किसी को बख्शने वाला नहीं है, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, उसमें सारे जो आपके छोटे बड़े का कोई किसी वहां रसूख का नहीं सवाल है, उसमें जो भी इफेक्टेड, देखिए विजय माल्या और जैसे आपने सहारा वाले केस में देखिए आप कितने वो अंदर हैं, नहीं दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी होगी। देखिए ये माहौल ऐसा बनना जाए, आप बैंक मर्केंटाइल बैंक बना लिया या कोई बैंक बना लिया, जिस पर्पज से वहां पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो गई, आप उसका प्रॉपर पसबन होना चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट आप नहीं दे रहे हैं, पब्लिक को आप जिस तरह से आप चीटिंग कर रहे हैं, फोर्जरी कर रहे हैं, देखिए उसका कहीं ना कहीं हसर तो होगा। बिल्कुल, वो हम नहीं लेकिन कहते कि वो कितना बेनिफिटेड हैं, बिल्कुल, लेकिन इस तरह का देखिए कार्रवाई जब सामने लाया जाएगा तो कोर्ट देखिए उसमें बख्शने वाला नहीं है। क्या होना चाहिए, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। राजेश जी और सोना, आपसे जानना चाहेंगे कि लोग आगे क्यों नहीं आ पाते, खिलाड़ी क्या इस डर से आगे नहीं आते कि उनका करियर बर्बाद कर देंगे ये रसूख वाले लोग। और जहां तक प्रूफ की बात है, डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो एपीएन लगातार आपको दिखा रहा है, यहाँ तक कि हमने डिटेल्स दिए हैं कि किन खातों के जरिए जालसाजी का ये जाल फैलाया है अखिलेश दास ने। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोहम कपूर शिकोहाबाद से। सोहम, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार। नमस्कार, मैं पवन कपूर बोल रहा हूँ। ये आपने जो आज का डिबेट चूज किया है बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और खिलाड़ियों के लिए, तो इसमें मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने मतलब दिखाया भी था, जिस मिस्टर अखिलेश दास गुप्ता जी ने अपने ही विभाग के एक सचिव को बहुत बुरी तरीके से उस वीडियो में हड़का रहे थे जी। और ये कहते हुए कि मेरी बहुत रसूख है और मैं बहुत बड़े नेताओं को जानता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैटर ये था कि शायद सचिव ने कुछ मतलब उनके खिलाफ जाकर के कोई पत्र जारी किया था जी। तो ये तो माफिया है टाइप के लखनऊ के, और लैंड एक्विजिशन करना, हड़प लेना, छोटों को दबा करके, ये इनका तो मुख्य पेशा ये है। मैं ये चीज आपसे मतलब जोड़ना चाह रहा था आपके डिबेट में। जी बिल्कुल, और दुखद यही है कि ये नेता भी हैं, मेंटोर भी बनते हैं नए टैलेंट्स के, और दूसरी तरफ जालसाजी का ये बड़ा खेल भी इनके हाथों से बदस्तूर जारी है। रायबरेली से एक और दर्शक हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं। स्वागत है गौरव जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहूंगा मैम जी कि जो लोग कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्लेयर नहीं निकल पाते हैं या टेनिस प्लेयर कोई भी प्लेयर हो, इसलिए मैम कि हमने देखा है कि हमारे अंकल जी भी मतलब इसी तरह वापस आ गए थे क्रिकेट खेल के। होता क्या है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट कोटे का मतलब सीट होती है कि इतनी सीट इस क्षेत्र के लिए दी जाती है, तो कोच क्या करते हैं वहाँ के कि अधिकतर मतलब अपने लोगों को देते हैं, और जो ग्रामीण लोगों मतलब उनके पास पैसे की कमी होती है, उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है, पैसा मांगा जाता है या कहा जाता है ये काम करिए आप तब आगे बढ़ाएंगे, तो वो नहीं करते हैं। तो इसलिए ग्रामीण के लोग जो है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो पैसे की मार से बहुत जल्द नीचे आ जाते हैं। मैम हमने देखा हमारे बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आपने अपनी बात कही, और हमने ये रिपोर्ट के जरिए दिखाया भी है कैसे जापान भेजा गया अनाड़ियों को, और जो पात्र लोग थे जिन्हें भेजना चाहिए था इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उनको ना भेजकर अधिकारियों ने अपने बच्चों को भेजा। खुद अखिलेश दास की बेटी सोना दास इस ट्रिप पर गई, हमने वो रिपोर्ट के जरिए दिखाया। लेकिन यहाँ पर तो सवाल ये भी है कि जो इतना बड़ा आर्थिक शोषण जारी है, पैसों का जो घालमेल चल रहा है जिससे देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो भी बड़ा मसला है। और
इस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएं। जो बात सामने आ रही थी कि आखिर ऐसे लोग कैसे बच जाते हैं, रसूख बेशक इनका ज़्यादा है लेकिन लोग आगे क्यों नहीं आ पाते, कोर्ट नहीं जा पाते, शिकायत इनकी नहीं कर पाते। सोना, पहले आप ही से जानना चाहेंगे, खिलाड़ी क्या इस डर से चुप रह जाते हैं कि इनके करियर के साथ खिलवाड़ हो सकता है? अभिलाषा, देखो, मेरे हरियाणा में एक कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उस खेत का क्या होगा। तो जब ये चीजें हो रही हैं और खिलाड़ी बेचारा, उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो घर में अगर बताता है, स्पेशली मैं महिला खिलाड़ी की बात करती हूँ, घर में बताती है तो सबसे पहला उनका जो एक्शन होता है घर का, वो ये होता है कि भाई खेल छोड़ दो, बाहर मत जाओ। और बाहर कोई है नहीं ऐसा, तो करे क्या, क्योंकि करियर तो चौपट होता ही है, ये तो बहुत ही वाजिब सी बात है। लेकिन उसके अलावा क्या, जब ना तो घर साथ होता है और ना ही समाज साथ होता है, और वो जहां जा रही है वो जगह भी सेफ नहीं है, तो वो कहीं भी सेफ नहीं, उसमें ना तो कहीं कम्युनिकेशन होता है, उसके साथ कोई काउंसलिंग नहीं होती है खिलाड़ी की। सबसे जरूरी है मेंटली फिट रहना। जब हम मेंटली फिट नहीं है, देखिए कोई भी कैंसर होगा तो उस पे आप घाव यूं का यूं रहेगा, पट्टियां बदलने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि उसका रूट कॉज का ट्रीटमेंट ना हो। और ट्रीटमेंट सबसे बड़ा इसका यही है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये करने वाले ही बड़े आर्थिक और शारीरिक शोषण में अपने आप को लिप्त किए हुए हैं, आका बने हुए हैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। तो सोना, जो आप बातें कह रही हैं उसकी तो उम्मीद ही, परिकल्पना ही नहीं की जा सकती इनसे। बिल्कुल, हम लौटेंगे आपसे, आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। आपको ये बता दें कि जो ये पूरा जो आर्थिक घोटाला है मनी लॉन्ड्रिंग का, मर्केंटाइल बैंक में कैसे ये होता है, किस तरह से किया गया है, बैंक की ही एक कर्मचारी अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो बता पाएंगी कि कैसे अखिलेश दास बड़े आराम से इस कारस्तानी को करते रहे और अभी तक इनके ऊपर कोई आंच नहीं आई है। अनामिका, स्वागत है आपका बेनकाब में। बताइए हमें सिलसिलेवार ढंग से कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का ये काला खेल चलाया जा रहा है अखिलेश दास के जरिए। हेलो जी मैम, मैं अनामिका बोल रही हूँ। मैं इनके ही बैंक में कर्मचारी हूँ जी। इन्होंने मुझ पर ये इल्जाम लगा कर निकाला है कि मैंने इनके बैंक से 1 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जबकि इनके ये खाते पहले से ही सीज होने थे 2012 में, और ये मिस्टर जेके अग्रवाल के थ्रू सीज किए जाने थे, इन्होंने नहीं किए। हम लोगों ने अपना काम किया, हम 6 लोगों ने अपना काम किया, जिसमें हमें फंसा दिया गया और हमें निकाल दिया गया। हमसे पैसे भी काटे गए और हम लोगों को इतनी प्रताड़ना दी गई है, जेके अग्रवाल की तरफ से बहुत धमकी दी गई है। इन्हीं के वैसे समाज के लोग बैंक को चला रहे हैं और बहुत बुरी तरह से हम लोगों को ये धमकियां देते हैं और बहुत ही मतलब बैंक में ना आने के लिए, एंट्री ना देने के लिए भी परमिशन दे दी है गार्ड लोगों को कि हम बैंक में नहीं आ सकते हैं। और बहुत सारा पैसा बीजी के थ्रू अखिलेश दास ने अपने पास आरएन सक्सेना के थ्रू नोएडा ब्रांच से गबन किया है। अनामिका, जो कामकाज का जो तरीका है इनके मर्केंटाइल बैंक का, उसको लेकर भी एक आरोप लगे हैं कि बिना सिग्नेचर के ही पैसे विड्रॉ कर लिए जाते थे, सिर्फ अखिलेश दास के फोन पर पैसे विड्रॉ हो जाते थे। क्या इस तरह की भी अनियमितता बरती जाती थी और आप कर्मचारियों के जरिए ही उसे अंजाम दिया जाता था? मैम, हम लोग इसमें से कहीं से भी इसमें सामने नहीं है, हम लोगों को पता भी नहीं होता है। हम लोगों से बस अंदर से ऑर्डर आता है जेके अग्रवाल के रूम से कि इन खातों से आप पैसे निकाल दीजिए। हम लोग कहते हैं साइन नहीं है सर, तो कहते हैं कि जितना कहा जाए उतना काम करो, अपने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए हम लोग अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ा कि हमसे पैसे भी काटे गए और हमें नौकरी से भी निकाला गया। और वो जेके अग्रवाल आज तक वही है। और ये जो मिस्टर जेके अग्रवाल है, ये पहले बसों में चूरन बेचते थे और ये आज इस मर्केंटाइल बैंक के शाखा प्रबंधक है और क्या कहते हैं अरबों खरबों के मालिक हैं। इनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी लखनऊ में मौजूद है, अपने ही बेटे और बीवी के नाम पे। चलिए, ईमान बेच के संपत्ति खड़ा कर लेना मुश्किल नहीं है। अनामिका, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि अखिलेश दास के फोन पर ही सब कुछ होता था और ये कहा जाता था कि जितना कहा जाए उतना कीजिए। आप लोग क्या कभी अपनी समस्याओं को लेकर अखिलेश दास के पास गए? आपका कन्फ्रंटेशन जानना चाहेंगे उनसे। मैम, उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। उनको फोन करो तो उनके यहाँ कोई मिस्टर आनंद है, वो कहते हैं वो है नहीं, जबकि हम पता करके फोन करते हैं कि मिस्टर अखिलेश दास है।
तो वो कहलवा देते कि कह दो हम है नहीं, हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। उल्टा उन्हीं के कहने पे हम लोगों को बैंक से निकाला गया है। चलिए, यानी आप लोगों का इस्तेमाल हुआ है इस पूरे घोटाले में, और पर्दे के पीछे से अखिलेश दास ये पूरा खेल खेलते रहे अपने कर्मचारियों के जरिए और इस्तेमाल करते रहे सभी का। अनामिका, कोई एक और ऐसा किरदार जो इस काले खेल में साथ दे रहा है अखिलेश दास का और उसे यहाँ पर बेनकाब करना जरूरी है, नाम लेना चाहेंगे आप? मैम, इसमें मिस्टर जेके अग्रवाल है, मिस्टर विनय भूटानी है, कैलाश पांडे जी हैं और इनके एक मिस्टर अरुण गुप्ता है। ये सब हैं जो बैंक के घोटालों में इनका साथ देते हैं। एक मिस्टर सलमान बेग है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से इनके साथ में लिप्त है इन कामों में, और इनके सबसे ज्यादा जो साथ है वो है एक मिसेज आशा मौर्य, जिनके बेटे के आरोप में मुझे ट्रांसफर भी कई बार झेलने पड़े। अनामिका, बिल्कुल आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है और आपके इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं, और जिस तरह के खुलासे आपने अभी इस वक्त किए हैं उस पर हम और डिटेल में जाएंगे और भी साक्ष्य जुटाएंगे ताकि आपकी लड़ाई हम लड़ सकें। और 18 मार्च को और भी खुलासे होंगे, वो सभी तथ्य और पक्ष हम खंगाल रहे हैं लगातार, और ये बेनकाब का जो हमारा आज का एपिसोड है वो यही नहीं थमेगा। 18 मार्च को कुछ और बड़े खुलासे हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खेल के भावना की बात नहीं है, घोटाले की बात भी है। देश को चूना लगा रहे हैं इस तरह के लोग, जहां पर टैलेंट्स को पीछे किया जा रहा है और गाढ़ी कमाई काले धन की बनाई जा रही है। और ये सबूत के साथ हम करेंगे, कोई भी कोरा दावा हमारी ओर से नहीं होगा। जो भी करेंगे डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के साथ करेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी तमाम कागजों को खंगाल रहे हैं, समझ रहे हैं कि जालसाजी का ये खेल कैसे आगे बढ़ रहा है। 18 मार्च को उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम खुलासा करेंगे कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के इस काले खेल को अखिलेश दास ने इतना आगे बढ़ाया है, और दूसरी तरफ जो खेल की भावना है वो बनी रहे। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जो एक छत्र राज उनका चल रहा है उस पे कैसे रोक लगे, खेल मंत्रालय एक्टिव हो, तमाम जो नेता हैं वो एक्टिव, और अगर जुडिशरी इसमें अहम रोल निभा सकता है तो वो भी सामने आए। हम ये उम्मीद करते हैं, हमारी कोशिश यही है कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें पूरी तरह से हम एनकरेज कर सकें, उनके अंदर हताशा ना हो कि ऐसे लोग उनके टैलेंट को दबा रहे हैं। जैसा कि कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बैडमिंटन ही छोड़ दिया। जल्दी से हम चाहेंगे आप सभी इस पर कमेंट करें। बेनकाब में आज जो बातें हमने सामने रखी है, क्या कुछ जांच के नाम पर होना चाहिए, और अभी तक अगर एजेंसियां सोई हुई थी तो अब तेजी से काम करने की जरूरत है। मैं दिनेश भट्ट जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, जल्दी से क्विक कमेंट इस पर दीजिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यायालय है, न्यायालय का काम होता है एडजुडिकेट करना, और जो तथ्य उनके सामने रखे जाते हैं उनके आधार पर जो है निर्णायक स्थिति पर पहुंचते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें अहम रोल है वो है जांच एजेंसी का। जांच एजेंसी जब तक इन सारे तथ्यों की बारीक से पड़ताल नहीं करेगी तब तक हम इसको एक मुकम्मल रूप से लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मेरा यह ख्याल है कि इसके ऊपर जो है जांच बैठाई जानी चाहिए और वो जांच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, और उस जांच कॉम्प्रिहेंसिव होने के बाद में फिर वो न्यायालय में जाएगी। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के साथ में न्याय होगा और लोगों का भरोसा जो है इस स्पोर्ट्स पर बढ़ेगा। बिल्कुल राजेश जी, खिलाड़ियों के साथ कैसे न्याय हो, और जो तरह तरह से पैसे बनाए जाते हैं और जो खिलाड़ी हैं उनकी जगह अनाड़ियों को मौका दिया जाता है, ये ट्रेडिशन तो कम से कम पूरी तरह से एबॉलिश होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। देखिए, एक सेंटर के पास एक कंट्रोल सिस्टम बनाया जाना चाहिए जहां पर कोई भी खिलाड़ी देश भर से किसी भी हिस्से से अपनी एक कंप्लेंट लिखित में या किसी भी तरीके से दर्ज करा सके। वो अगर अपनी कंप्लेंट आगे भेजता है और उस कंप्लेंट के ऊपर एक संज्ञान लिया जाना चाहिए कि आखिर ये कंप्लेंट आई है तो क्यों आई है, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। एक पूरा एक अगर सिस्टम बनाया जाएगा इस तरह से कंप्लेंट का, और उस तरह से किसी भी एसोसिएशन, किसी भी अधिकारी या किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट उस कंट्रोल सिस्टम के पास आएगी, और इसका जो पूरा अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके पास होना चाहिए, और समय पर वो जाग जाएं, कम से कम देर ना करें। उस सिस्टम में स्पेशलाइज्ड लोग हों जो इन चीजों को समझ सकें कि आखिर खिलाड़ी किस संकट और किस खराब हालात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, जिसका जिक्र सोना नहीं किया था। लेकिन एक अहम सवाल कि अगर एक छत्र राज हो किसी शख्स का, अखिलेश दास का अगर एक छत्र राज है एसोसिएशन पे, तो उसके खिलाफ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? आरबी मिश्रा जी,
जहां पर शारीरिक शोषण के आरोप लग रहे हैं विजय सिन्हा, निशांत सिन्हा जैसे लोगों पर, और अखिलेश दास के मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की हम बात देख लें, मतलब एक पूरा बड़ा पुलिंदा है, कोई एक मामला नहीं है। कैसे इनके खिलाफ अभिलाषा जी देखिए, सबसे बड़ा जो है बच्चियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये बहुत दुखद बात है। खास तौर से जो नाबालिग बच्चियां हैं जो स्पोर्ट्स में आगे उनका अपनी प्रतिभा को उजागर करना चाहती हैं, उनको समुचित अवसर मिलना चाहिए। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं जितना उन्नत करेंगी, जितना आगे बढ़ेंगी, हमारा देश भी उतना समुन्नत होगा। उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, और अगर कोई अन्याय होता है तो जहां जो है वो तुरंत उसको, अगर उसके संज्ञान में आता है, कार्रवाई करें। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पार्लियामेंट देखिए सख्त कानून बनावे, और ये होना चाहिए कि देखिए लीगल अवेयरनेस, इसके लिए मैं कहूंगा न्यायपालिका दो तरह से मदद कर सकती है। एक कानूनी सहायता जो निःशुल्क होती है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, राष्ट्र प्रदेश स्तर पर जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं, वो इसकी उनके देख रेख में लीगल अवेयरनेस के क्या कानूनी अधिकार है, जहां कोई अगर इस तरह प्रॉब्लम आती है तुरंत उसको संज्ञान में ले आके कोर्ट में ले आना चाहिए। और ये जो आर्थिक शोषण जो है उसमें तो सभी एजेंसीज को तुरंत ज्यादा जनहित याचिका अगर सामने आती है तो ना केवल देखिए बीसीसीआई और क्रिकेट में, मैं कहना आश्वासन जरूर देना चाहता हूं, न्यायपालिका चाहेगी रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, न्याय सबके लिए हो, सुलभ हो, और द्रुत गति से सबको मिले, और बाकी खेलों में भी ये केवल एक खेल के लिए नहीं, सब में होगा और सबका सम्मान होगा, और हमारे देश में कम से कम देखिए पूरा स्वच्छंद रूप से मौका मिलेगा, और ग्रामीण के जो प्रतिभाएं हैं वही हमारा टारगेट होना चाहिए कि सभी को मौका मिले। जल्दी से सोना आप इस पर कमेंट करें। आपने कहा था कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, इसके अलावा जो एसोसिएशन है वहां पर कुछ लोगों की मोनोपोली खत्म हो, इसके लिए आप क्या मांग आप उठाती हैं? या तो एसोसिएशन खत्म कर दी जाए। जी आवाज गई, आवाज नहीं आ रही, हम सुन पा रहे हैं आपको सोना, अपनी बात रखिए। और या फिर इसको इतने अच्छे कारगर ढंग से चलाया जाए कि जहां पे महिलाओं की जरूरत है वहां महिलाओं को रखें, जहां पुरुषों की जरूरत है वहां पुरुषों को रखें, और एक जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम बकायदा सर्टिफाइड कोच हो, सर्टिफाइड जो भी इंसान हो उसके पास एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन हो कि ये ही आदमी इस काम को कर सकता है। अगर वो सर्टिफाइड जेंडर सर्टिफाइड नहीं है तो उसको वो काम ही नहीं मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एसोसिएशन के कामकाज करने का तरीका बदले, मोनोपोली वहां किसी एक शख्स की खत्म हो, ताकि भ्रष्टाचार का कोई स्कोप ही ना हो। वो सिस्टम ही हमें इस तरह से बनाना होगा कि अखिलेश दास, निशांत और विजय सिन्हा जैसे लोग फायदा ना उठा सकें, और टैलेंट्स को दबाने के काम में जो ये लगे हुए हैं उस पर एक रोक लगे। बैडमिंटन में बेईमानी की कहानी अभी बंद नहीं हुई है। गुनाह इतना है कि गुत्थी यूं ही नहीं सुलझेंगे। गुनाहों के किताब में इतने पन्ने हैं कि उसकी परत दर परत हमें उसे पलटना ही होगा, और इसलिए बेनकाब के अगले सीरीज में कई और राज हम खोलेंगे। हमारा मकसद है खेल, खिलाड़ी और सिस्टम से खेलने वालों को बेनकाब करना। हमारा मकसद है उन खिलाड़ियों को न्याय दिलाना जिनके साथ अभी तक होता आया है अन्याय। एपीएन की जंग अभी जारी रहेगी जब तक खिलाड़ियों को न्याय ना मिल जाए। बैडमिंटन में बेईमानों का काला चिट्ठा कई और लोग खोलेंगे और कई और लोग होंगे बेनकाब। 18 मार्च को हमारे साथ जरूर जुड़िएगा हमारे खास कार्यक्रम बेनकाब में, और हमारे बीच जितने भी खास मेहमान जुड़े थे, जितने दर्शक जुड़े थे अपने अनुभव साझा करने के लिए खेल में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा एपीएन न्यूज के साथ। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।